Se acabó. Free drinks in the house. Se acabó. Free drinks in the house. दोस्तों ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी यार, जब सामने निकल कर आई कि एक डिलीवरी बॉय जो है वो घोड़े पर जा रहा है डिलीवरी करने के लिए। पर लेकिन रियलिटी में अगर इसका मीनिंग देखो तो दो तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, अगर डिलीवरी बॉय जो है जो बाइक स्कूटर वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, अगर उसकी जगह यहाँ पर अगर इस तरीके से घोड़ा यूज़ किया जाए तो कितना फ़ायदा रहेगा इन्वायरमेंट को, ठीक है। और जो घोड़े हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर में। पर लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये कि ये एक तरीका एडवर्टीजमेंट स्टंट है यहाँ पर। आज के डेट में जो कंपनी है वो डिफरेंट तरीके से इस तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ करती है ताकि पब्लिक में न्यूज़ पे आए और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। तो एक तरीका एडवर्टीजमेंट स्टंट यहाँ पर बोला गया, ब्रांड मूवमेंट यहाँ पर इसको बोला गया। एक तरीके से बोला गया कि बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी जो गलियों में अब स्विगी जो है वो डिलीवरी होती रहेगी। और ये जो वीडियो देखिए खासकर बारिश में यहाँ पर अभी मुंबई के अंदर में किसी के द्वारा रिकॉर्ड की गई, तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी बातें सामने निकल कर आई कि कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट भी है और इसी के साथ में ये पॉजिटिव साइन देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ हम लोग जो है डिलीवरी जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। आज है 5 जुलाई। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ में इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी या डाउन टू अर्थ के आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बड़ा ही उम्दा, बहुत ही शानदार डिस्कशन रहेगा, सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट और स्टैटिक का एक बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर देखने को मिलेगा। और कई आर्टिकल तो ऐसे हैं मतलब सुनकर आप लोगों को ये लगेगा ये क्या चल रहा है, ठीक है। उसमें से एक है जो कि आंट यानी कि जो चींटियों की चटनी के बारे में आर्टिकल है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। इसी के साथ में और भी कई सारे आर्टिकल हैं जो आप लोगों को सुनकर नॉलेज भी बढ़ेगी और आप लोगों का खून भी बढ़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, अगर आज का जो एसएलवी कमांडो है नीतीश भारद्वाज, शानदार तरीके से आंसर दिए गए और जो वोकैबुलरी आती है उसके सेंटेंस भी फॉर्म किए गए। तो आप लोग भी जरूर करिएगा ये काम। वीडियो के एंड में आप लोगों को भी यहाँ पर आप लोगों का नाम देखने को मिल सकता है अगर रेगुलरली इस तरीके से आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो बड़ा ही उम्दा डिस्कशन रहेगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट होगा तो उसको जरूर पूछिएगा, ठीक है। बोला गया कि अगर तुम सचमुच में कुछ करना चाहते हो ना यार जिंदगी में, ठीक है, तो वो इंसान जो कुछ करना चाहता है वो तरीके खोज ही लेता है कि हाँ यार ये काम इस तरीके से होता है। पर लेकिन अगर रियलिटी में अगर कोई ऐसा इंसान है कि हाँ बोल रहा है कि मैं करना चाहता हूँ पर उसका दिल जो है वो काम करने के लिए नहीं मान रहा है या फिर वो करना नहीं चाह रहा है, तो हमेशा बहाने खोजता हुआ इंसान नजर आएगा। आप लोगों को बोलो कि सुबह उठ जाना है यार जल्दी, आप लोगों को अगर रियलिटी में उठना है तो आप लोग अलार्म बजने से 5 मिनट पहले उठ जाओगे। पर लेकिन अगर नहीं उठना है तो आप लोग 1000 बहाने बनाओगे। अरे सर शाम ना लेट हो गए थे, अरे वो ना अलार्म ही नहीं सुनाई दिया, कल ना एक्सरसाइज इतनी कर ली थी कि शरीर ना पूरा दुख रहा था, अरे पता नहीं मेरा फ़ोन किसने उठा कर इधर उधर रख दिया, अरे फ़ोन चार्ज करना भूल गया यार, फ़ोन डाउन रह गया। तो मतलब ऐसे ऐसे बहाने मिलेंगे जिसके कोई सर पैर नहीं है। पर लेकिन रियलिटी में अगर सीरियस हो तो पहली बार जो अलार्म बजेगा या तो उसको बंद करते ही तुरंत उठकर पानी पियोगे और अपने दिन को स्टार्ट करोगे एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ में। पर लेकिन अगर नहीं तो फिर कोई भी कितने शामदाम दंड भेद लगा ले, आप लोग कुछ नहीं करोगे। तो यही होता है जब रियलिटी में इंसान के अंदर से बातें निकल कर आती है तो वो रियलिटी में काम करता है और दुनिया कुछ भी बोलती रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने काम को डेडिकेटेड होकर अच्छे से फॉलो करें, जो डिसाइड किया है मॉर्निंग में शाम तक उसको फॉलो करें और लास्ट में जाकर दिन के एक तरीके से रियलाइज करना है आप लोग दिन आप लोग कैसा रहा उसको एनालिसिस करना है और यही आप लोगों को डेली करना है। आप लोगों के दिन में दिन दुगनी रात चौगनी अगर एक प्रोडक्टिविटी ने आ जाए तो मुझे बता देना। कई सारे बच्चे रेगुलर कर रहे हैं, अपना पूरे दिन का शेड्यूल लिखते हैं कि आज पूरे दिन क्या करने वाले हैं और लास्ट डे में क्या उन्होंने अचीव किया है वो भी बताते हैं। और पब्लिकली अगर ये बातें आप लोग लिख देते हो ना यार एक बार, तो आप लोगों के अंदर एक डेडिकेशन आता है कि हाँ यार करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा है, ये बात मैंने लिखी थी और आप लोगों के अंदर भी एक अकाउंटेबिलिटी आती है जिससे कि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से फॉलो कर पाते हो। एक छोटा सा काम और करना, वीडियो के एंड में आप लोगों को बस ये करना है कि वीडियो कंप्लीट कर रिकॉल करना है कि क्या क्या डिस्कस किया। इससे आप लोगों की मेमोरी भी आप लोगों को इंप्रूव होती है नजर आएगी और चीज़ें जो भूल जाते हो वो भी कम हो जाएगा और लंबे समय तक चीज़ें याद रखोगे।
आज की आप लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर ये कोटेशन है, आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोला क्या गया यहाँ पर, बोला गया इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि ऐसी चीज नहीं कि आप लोग इनको अलग अलग तरीके से देख सको, चलो क्लाइमेट चेंज कर लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाद में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को सतत विकास भी करना पड़ेगा और इसी के साथ में जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन ऐसे भी बन सकते हैं। तो दोनों चीजों को इंक्लूड करके चलना है कि डेवलपमेंट भी होना है और सस्टेनेबल होना है। ऐसा नहीं कि बस आज हो रहा है कल को खत्म हो गया, बस अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। तो बान की मून जी के द्वारा ये शानदार बात यहाँ पर बोलेगी। आप लोग इसके बारे में क्या राय है आप लोग बताएगा, देखता हूं आप लोग क्या आंसर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आप लोग बताइए। बाकी यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थे परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड के अंदर में। पहली स्टेटमेंट बोला गया कीर्ति चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबो। तो देखता हूं सही आंसर क्या देता है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। और पीडीएफ के अंदर भी आंसर रहता है और कई सारे बच्चे भी आंसर सही देते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए, अच्छा लगता है। पीडीएफ के साथ में और भी बहुत सारी चीजें जो है वो टेलीग्राम पर शेयर की जाती हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें नोट्स वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप है यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने आंसर लिखते हैं, तो एक दूसरे से आप लोग सीख भी सकते हैं यहाँ पर। तो ये जरूर काम कीजिए। और एसएलवी पीडीएफ तो है जहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिलते रहते हैं सारी चीज़ों के। ये आप लोगों का चलता फिरता एक तरीके का विकीपीडिया है। 40,000 के करीब मेंबर जुड़ने वाले हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए। तीनों के तीनों ग्रुप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत फायदा पहुंचाएंगे आप लोग इस स्टडी में, अगर अच्छे से आप लोग एंजॉय कर पाएंगे तो। ओके दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी चीज हो चुकी है आज की डेट में इस दुनिया में, इंसान को 2 टाइम खाना मत दो भाई साहब, उसको नहाने मत दो, उसके हाथ से जो चीजें चाहो उसकी जिंदगी में से निकाल लो, कपड़े पहनने को मत दो, पर लेकिन इंटरनेट और मोबाइल उसके हाथ में दे रखो, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसकी ज़िंदगी जो है बड़े ही मज़े में चलती रहेगी, रील्स और शॉर्ट देख देख के घंटों निकल जाएंगे, इंसान को पता भी नहीं चलेगा। सोचो वही इंटरनेट जो है कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए, आप लोगों के हाथ में मोबाइल तो है पर लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं है, यानी कि आप लोगों के पास में कोई साधन ही नहीं है कि आप लोग जो है यूट्यूब खोल सकें, सोर्स खोल सकें, इंस्टाग्राम खोल सकें, इसी के साथ में किसी के साथ में वीडियो कॉल कर सकें, आप लोग व्हाट्सएप चला सकें। इवन ये तो चलो नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। सोचो आप लोग कहीं बाहर जाना है, 1 मिनट में आप लोग उबर ओला बुक कर लेते हो जरा सी देर में, ठीक है। कुछ मंगाना है, चलो यार ऑर्डर कर लेते हैं स्विगी से, जोमेटो से। अरे यार कुछ खरीदने का मन कर रहा है, अमेजन खोल लेते हैं ना, यार फ्लिपकार्ट पे अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे अच्छा ऑफर था। ये सारी चीज़ें आप लोग किससे करते हैं, इंटरनेट से करते हैं। और तो छोड़ो, ये जो लेक्चर आप लोगों का चल रहा है ये इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। अभी राजस्थान में इंटरनेट बंद था, कई सारे बच्चों के द्वारा जैसे इंटरनेट थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, वहाँ पे कई सारे बच्चों के भर भर के मेल आए कि सर कितने दिनों से लेक्चर छूट गया, सर बिल्कुल मज़ा नहीं आया दिन स्टार्ट करने में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कनेक्ट करके देखोगे, ये तो फिर भी एक जगह सही है। सोचो किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, और उसको पैसे की जरूरत है एकदम, आप लोग 1 मिनट में बोलते हो कि रुक अभी तुझे मैं यूपीआई करता हूँ, अभी इंटरनेट बैंकिंग से सेंड करता हूँ यार, पेटीएम कर देता हूँ यार। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट से चलती हैं। अगर यही इंटरनेट जो है शट डाउन हो जाता है तो हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं कि हाँ ठीक है इंटरनेट ही तो शट डाउन हुआ है, 4-5 दिन का, 1 महीने का, 10 दिन का, पर लेकिन रियलिटी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है इससे सोसाइटी के अंदर में, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे जब ये आर्टिकल आप लोग सुनोगे कि इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा महान भारत आज की डेट में टॉप पर है इसमें। मतलब पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारे देश में 154 बार अब तक का दुनिया में। सोचो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, वो है 19, यानी कि 2016 से 2018 के बीच में हमारी कंट्री में 154 बार यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन हुए, और पाकिस्तान के अंदर 19 बार जो कि दूसरे नंबर पर है। और हमारे नीचे जो कंट्री है उनकी इमेज कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं अगर ध्यान से देखो, जबकि हमारी कंट्री की इमेज है भाई साहब एक साख है, लोग जो है उसका नाम सुनकर थोड़ा सा सहमते हैं कि हाँ इंडिया है आज की डेट में, ठीक है। तो वो तो सब एक तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी की करामात है कि आज के डेट में हमारी कंट्री की जो इज्जत है वो बढ़ गई है। तो काफ़ी अच्छी एक तरीके से अप्रिशिएट करने लायक बात है जयशंकर साहब की है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर लेकिन दूसरी साइड में जब इंटरनेट की बात करते हैं
तो वो कंट्री जिनको कई बार खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, ऐसी कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है अपनी ज़िंदगी में, कोई ना कोई सैंक्शन लगा है, कोई ब्लैक लिस्ट में पड़ी हुई है, किसी के ऊपर टेररिस्ट को लेकर उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, मतलब अलग अलग किसी के वहाँ पर अपने आप ही बॉम्ब पटाखे फटकाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है। पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, तुर्की, कोंगो, इथोपिया, ईरान, चैड और इजिप्ट, ये कंट्री हैं जो कि हमसे नीचे है। यहाँ पर कोई भी आप लोगों को नॉर्मली अगर तरीके से देखा जाए कोई प्रॉपर यूरोपियन कंट्री नहीं देखने को मिलेगी। आप लोग बोलोगे यार सर तुर्की तो है, नेटो का भी मेंबर है तो तुर्की की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं नॉर्मल एक ठीक ठाक डेमोक्रेटिक कंट्री की, ठीक है। तो इसीलिए इस बार जब भी यहाँ पर इंटरनेट के शटडाउन के बारे में बातें चलती है तो हमारी जो जिक्र होता है वो एक तरीके से डिफरेंट होना स्टार्ट हो गया है। और वो डिफरेंट क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई तरह आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 के थ्रू, यहाँ पर 2 के थ्रू क्यों करेंगे उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों का अधिकार है इंटरनेट, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है इसके बारे में। 3 तो है सिक्योरिटी वाला रीजन हो गया, और इसी के साथ में इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है ये भी आप लोग यहाँ पर जान पाएंगे। अच्छा यहीं पर वीडियो को पॉज करो आप लोग, 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अच्छा यार ये तो बताओ हमारे देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन आज तक किस राज्य में हुए? आप लोग 1 मिनट में बोल दोगे, मतलब दिमाग में आ ही जाएगा, अरे जम्मू कश्मीर है भाई, ठीक है, ठीक है आ गया समझ में, जम्मू कश्मीर है। दूसरा बता दो चलो तो मैं मानूं ठीक है। दूसरा जो है अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, और वहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। अभी ये न्यूज में क्यों है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा यहाँ पर ये कवर किया गया। वैसे इंडियन एक्सप्रेस में भी था आर्टिकल इस तरह का, और यहाँ पर सारा कंटेंट जो है हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था। तो सब कुछ कंबाइन कर पूरी एक बैलेंस डाइट आप लोगों के सामने आने वाली है। करंट और स्टैटिक का बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने एक ओवरव्यू तो आप लोगों को दे दिया कि कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है, वही इंपैक्ट होंगे जो आगे थोड़ा सा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। अब तक वो कहानी नहीं सुना रहा था, वो इंपैक्ट ही बता रहा था जो कि आप लोगों को बताने हैं, ठीक है, कि किस किस तबके पर सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ता है। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसको जिसको यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन राइट यानी कि इंसान, यानी कि हमारे जैसे जो इंसान है, हालांकि इंसान कम हम लोग जानवर ज्यादा हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है यहाँ पर, जिसका नाम भी रखा गया है इंटरनेट शटडाउन्स। यानी कि रिपोर्ट का नाम ज्यादा जहमत लगा ही नहीं नाम रखने के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो इंटरनेट शटडाउन, इसी के साथ में ट्रेंड्स क्या है, कोज क्या है, लीगल इंप्लीकेशन क्या है और इंपैक्ट क्या है ह्यूमन राइट के ऊपर, वो हम लोग समझेंगे। किस तरीके से लोग जो हैं वो उसके ऊपर इंपैक्टेड होते हैं, उनकी एक अच्छी जिंदगी चल रही, जो अच्छी खासी जिंदगी टिकटॉक, और हालांकि टिकटॉक तो खत्म हो गया अच्छा आपसे पूछो टिकटॉक सही गया है या फिर गलत गया, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय होगी अगर आप लोगों से पूछा जाए। हालांकि टिकटॉक की जो पूर्ति है वो आज के डेट में यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह कर रही हैं, चलो फिर भी सही है जो भी है। अगर बात की जाए यहाँ पर तो लोगों की काफ़ी जिंदगी हैम्पर हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। इवन में एक बार जो एक वीडियो आई थी सामने, तो रितेश देशमुख इंटरव्यू दे रहे थे कहीं पे, बोल रहे थे कि मेरा करियर खत्म हो गया जब से टिकटॉक खत्म हुआ है, खुद बोल रहा है बंदा तो ये भी सही है कि बहुत सारे लोगों को बिजी भी रखता था टिकटॉक। अगर बात करें इंटरनेट शटडाउन के बारे में तो ये कई तरीके का होता है। एक तो हो गया ठीक है भाई आज सुबह को इंटरनेट शटडाउन है, शाम तक इंटरनेट नहीं आएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार शाम तक काट लेंगे, कहीं घूमने चले जाते हैं वैसे नॉर्मल तरीके से, ठीक है, नहीं इंटरनेट का यूज करेंगे। पता चला कि भाई साहब ये 1 दिन का नहीं है, ये तो 2-3 दिन का क्या पूरे 1 हफ्ते का बह गया, 7 दिन का चला गया। यार 7 दिन तो भारी पड़ जाएंगे, चलो जैसे तैसे कर 7 दिन भी काट लिया, ठीक है, मम्मों के घूमने चले गए गर्मियों सर्दियों में लोग उसके बाद में पता चला यहाँ पर कि यार ये तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, बोले कि इंडेफिनेट पीरियड तक चलने वाला है। तो यहाँ पर एक बात आप लोग सोचकर देखिए, जैसे इंटरनेट शटडाउन हो गया और आप लोगों ने एक रिचार्ज करवा रखा है, और वो रिचार्ज जो है वो 30 दिन का है, हालांकि 30 का कोई मिलता नहीं है प्रॉपर में, कोई 28, कोई 29, कोई 24, कोई 26, पता नहीं क्या क्या निकाल रखे इन्होंने, और यहाँ पर वो 10 दिन तक जो है वो इंटरनेट शटडाउन रह गया। अब 10 दिन तक आप लोगों ने इंटरनेट यूज किया ही नहीं है और उसके आप लोगों ने बकायदा पैसे पे कर रखे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कि ये इंटरनेट जो शटडाउन हुआ है इसमें आप लोगों का नुकसान नहीं हुआ है? भाई साहब नुकसान हुआ है आप लोगों का, आप लोगों ने जो रिचार्ज करवाया था वो फालतू में चला गया, उसका आप लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो ये ऐसी ऐसी बातें जो हैं आप लोग नोटिस नहीं कर पाते हो, तो ये नोटिस करने वाली बात है। जैसे मैं आप लोगों को बोला था टैक्स पे करने की बात आई, एक बच्चा कह रहा था, मैंने बोला कि हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है आज के डेट में, कह रहा है सर मेरी तो जो भी नहीं लगी, मैं कहाँ से टैक्स पे कर दूंगा। भाई साहब मैंने कहा खाना खाते हो दूध पीते हो, कपड़े पहनते हो, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो, ये जो आप लोग अभी यूट्यूब की वीडियो भी देख रहे हो ना, ये मोबाइल पर इंटरनेट रिचार्ज करवा के इसके ऊपर भी आप लोग टैक्स पे कर रहे हो। तो टैक्स पेयर की मनी होती है ये, तो आप लोगों को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। यू आर ए टैक्स पेयर, तो आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। तो इंटरनेट शटडाउन जो है
वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कई तरीके से, जैसे कि मोबाइल का बंद कर दिया या फिर ब्रॉडबैंड के थ्रू जो आप लोग लेते हैं, या फिर दोनों को ही निपटा दिया। गनीमत ये रहती है कि मोबाइल वाला बंद किया था, ब्रॉडबैंड वाला फिर भी चलता रहता है, ताकि लोगों की थोड़ी तो जिंदगी चलती रहे। अभी सबसे ज्यादा शटडाउन जो हुआ, अगर बात करें अभी रिसेंटली 1 जनवरी से लेके ये 15 दिसंबर तक का, ये वही काल है, खासकर एक ऐसा टाइम पीरियड है जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में यहाँ पर आर्टिकल 370 हटाया गया, चेंज किया गया। और ये जरूरी भी था यार उस टाइम पर, तो खैर अगर बोला जाए तो, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल रखनी थी। पर लेकिन नॉर्मल टाइम पर हर बार ये इंटरनेट शटडाउन करना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है, यानी कि कुछ भी हो बस इंटरनेट शटडाउन कर दो। तो ये कई सारे जो एनालिसिस में पता चला है कि इससे ज्यादा तो नुकसान हो जाता है उन लोगों का जिन्होंने कुछ किया नहीं, इसके चक्कर में कि कुछ और बुरा ना हो जाए, तो उन लोगों को फालतू में झेलना पड़ जाता है ये, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जैसे अभी उदयपुर केस के बारे में आप लोग बात करो, वहां पर जो एक कुछ ऐसे जानवर थे जिन्होंने अपनी हरकतें करी, पर उसकी खामियाजा जो है वो सारे पूरे उस पर्टिकुलर एरिया में सबको झेलना पड़ गया, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी झेलना पड़ गया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो पहले नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 93 बार यहां पर बेसिकली 5 अगस्त से इंटरनेट शटडाउन रहा, और दूसरे नंबर पर है यहां पर राजस्थान, ये आप लोग समझ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है यहाँ पर, वो है आसाम, ये आप लोग देखिए। और चौथे नंबर पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। ये वो राज्य हैं जिनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा जाए, और ये आप लोगों से पूछ भी लिया जाए कि यहाँ पर भाई साहब ये इंटरनेट शटडाउन होने का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, और आप लोगों से इंटरनेट पूछ ले कि आप लोगों के राज्य में अगर आप लोग इनसे आते हैं कि इंटरनेट शटडाउन होने के रीजन क्या है। तो मेन रीजन आप लोग को हर जगह क्या देखने को मिलेगा, वो है लो एंड ऑर्डर की कंडीशन, कि ये ना बिगड़ जाए, शांति स्वभावपूर्ण जो माहौल है देश के अंदर वो ना बिगड़ जाए। तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर के द्वारा पब्लिश की गई है, और इसका नाम क्या है, इंटरनेट शटडाउन ट्रेंड कोज लीगल इंप्लीकेशन एंड इंपैक्ट, ये इसका नाम इनके द्वारा रखा गया है। इसके बारे में कुछ और मजेदार बातें आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग जानकर बोलोगे हैं ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा होता है। इंटरनेट शटडाउन करने की ये लत है, जैसे लोगों को नशे की लत होती है ना, नशे की लत होती है, वो इंसान जो है वो नशा करता है, ठीक है, तो वो नशा करता है तो उसको लगता है कि नशा मिल जाएगा तो भाई साहब चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा ही आजकल जो गवर्नमेंट है अलग अलग दुनिया में उनको लत लग चुकी है इंटरनेट शटडाउन की। क्यों? क्योंकि आसान तरीका लगता है लोगों को कंट्रोल करने का। ये इसके थ्रू सोशल मीडिया जो है वो बड़ी ही जल्दी जो है उस पर चीजें वायरल होने लगती हैं, तो यहाँ पर ये आसान तरीका लगता है। तो इजिप्ट में पहली बार मेजर शटडाउन हुआ था 2011 में इंटरनेट, जहां से यहां पर लोगों को लत लग गई कि अच्छा ये अच्छा तरीका है भाई साहब, इंटरनेट शटडाउन करो और मजे लो जिंदगी के। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये कीप इट ऑन नाम की एक कोalition है, जिसके द्वारा बताया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 2016 से लेकर 2021 तक का टोटल 931 बार शटडाउन हुए 74 कंट्री के अंदर में। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में मोटे मोटे तौर पर मैक्सिमम कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि यहां पर इसका इस्तेमाल कर रही है अपने वहां पर लो एंड ऑर्डर की कंडीशन को संभालने के लिए। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है कि जब इंटरनेट ही शटडाउन करना है तो पुलिस का क्या कर रहे हो, उनको सबको छुट्टी पर भेज दो, क्यों फालतू में वहां पैसा बर्बाद कर रहे हो जब तुमको इंटरनेट शटडाउन करना है। तो क्या इंटरनेट शटडाउन करना ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है? तो यहाँ पर कई सारे लोग तो ये बोलते हैं कि इंटरनेट शटडाउन करने की बजाय अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग सोशल मीडिया को शटडाउन कर दो, ठीक है। तो सबके अलग अलग तर्क रहते हैं, तो यहाँ पर सब सुनते हैं, सब उसके बारे में बातें करते हैं। 12 जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, उनमें 10 शटडाउन रहे ड्यूरिंग इस पीरियड में अलग अलग तरीके से, जिसके कई सारी आप लोगों को इंप्लीकेशन भी देखने को मिलती है, जिसका मैक्सिमम जो पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा तो वो एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलेगा। मेजर जो भी ऐसी चीजें देखने को मिले, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये शटडाउन जो है मैक्सिमम आप लोगों को एशिया अफ्रीका में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरोप में लोग जो है ना पढ़े लिखे और समझदार हैं। अगर वहां पर कोई ऐसी हरकतें कर देते तो भाई साहब रातों रात ना गवर्नमेंट को उल्टा सीधा कर देते हैं वो। पर हमारे यहाँ चलो ठीक है यार, चलता तो है। हमारे वाले तो वही है कि कल किसी ने तमाचा मारा, 2-4 दिन बाद फिर अरे हाँ ठीक है हो गया यार, छोड़ो अब चलता है ये सब चीजें, ठीक है। तो वाली चीजें। पर लेकिन यूरोप में अगर आप लोग जाओगे वो अधिकारों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वहां पर जरा सी बात पर अगर आप लोगों को याद होगा, एक बार मैंने पढ़ाया भी था, कनाडा के अंदर ट्रक ड्राइवर को ये बोल दिया कि आप लोगों को दवाई लगवानी है, मतलब कोविड-19 की वो कंपलसरी कर दी। भाई साहब उनके वहां के जो प्रेसिडेंट थे ना, उनको अपना घर छोड़कर छुपना पड़ गया था जाकर। वो बोले कि हमारा अधिकार, हम लगवाए ना लगवाए, मरेंगे हम मरेंगे, तुमको क्या टेंशन है। तो ऐसी ऐसी चीजें वहां पर देखने को मिलती है, यानी कि वो जागरूक लोग आप लोगों को नजर आएंगे। 132 जो शटडाउन रिकॉर्ड किए गए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऑफिशियली जस्टिफाइड किए गए कि कंट्रोल थी हेट स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक है। कोई गलत इंफॉर्मेशन ना फैला दे, उसको कंट्रोल करना है। इलीगल या फिर हार्मफुल कोई कंटेंट ना शेयर कर दे, उसको यहां पर रोकना है, इसलिए शटडाउन किए गए। तो ये शटडाउन के बारे में यहां पर मोटी मोटी इंफॉर्मेशन दी गई है। 2017 से लेकर 2019 के बीच में अगर आप लोग देखोगे ना,
कई बार यहाँ पर इंटरनेट को शट डाउन किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि जो यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर इसमें मजा ले रही है। तो आप लोग यानी कि दोनों यहाँ पर काम करती नजर आएगी। सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर फ्रीडम लॉ सेंटर है, इसके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर इसकी वजह से कई सारे ब्लॉकेड लग जाते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कई सारे इशू क्रिएट हो जाते हैं। और जैसा मैंने बताया भी, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो है काफी टॉप पर है दुनिया भर की, कई बार यहाँ पर इंटरनेट शट डाउन हो चुके हैं, और इसकी वजह से कई बार कनेक्टिविटी हैम्पर होती है। वो सारी बातें हैं 2018 में, इतना 19 में हुआ। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ से आप लोग जानने को मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग बात। अगर इंटरनेट शट डाउन होता है तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, और कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है, वो बातें भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। जैसे अगर इंटरनेट शटडाउन होता है, आप लोगों को पता होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जब यहाँ पर इंटरनेट को शटडाउन किया गया, उस टाइम पर यह माना जाता है कि जो आईटी सेक्टर है ना जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर पर काम करने वाला पूरा सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो गया। तो जो भी लोग वहां पर काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इंटरनेट शटडाउन कितना खतरनाक होता है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। सोचो, ओला उबर चलाने की वजह से अगर कोई इंसान ओला या फिर उबर चला रहा है और वहां पर इंटरनेट का शटडाउन हो गया, और मान लो उस एरिया में यहां पर आज की डेट में मान लीजिए 2000 जो है ओला उबर वाले हैं। अब ओला उबर वाले 2000 हैं वहां पर, अब वो अगर ओला उबर चलाएंगे तो गाड़ी चलाते हुए वो अपना सीएनजी वगैरह, डीजल पेट्रोल वगैरह भी वहां पर यूज करेंगे, तो वो भी यहाँ पर नहीं आप लोग खरीदोगे, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे लोग जो है अलग अलग कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, मॉल में जा रहा होगा, कोई मूवी देखने जा रहा होगा, कोई और मीटिंग के लिए जा रहा होगा, कोई और कुछ काम के लिए जा रहा होगा, तो वो सारे रुक जाएंगे। इवन कई सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। और खासकर ऐसी हरकतें कई बार की जाती है कि एग्जाम जैसे ही होने की बात आती है तो कई बार इंटरनेट जो है वो बंद किए जाते हैं ताकि चीटिंग न कर ले। तो मतलब समझ रहे हैं आप लोग कंडीशन क्या चल रही है। तो इंडिया जो है उसकी वजह से एक साल के अंदर में 6000 करोड़, आप लोग इससे अंदाजा लगा लीजिए अब यहाँ पर क्या नुकसान होता है इसका। 6000 करोड़, 6 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 6000 करोड़ पर ईयर का नुकसान होता है इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से। अब यहां से लगाइए कि इंटरनेट शटडाउन करने का मतलब क्या होता है। इसी के साथ में सोसाइटी पर जो इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, डेली लाइफ जो होती है लोगों की डिसरप्ट हो जाती है, मिजरेबल हो जाती है, उनकी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। कई सारे एरिया में जिनकी खासकर इंटरनेट के ऊपर ही दुकान चल रही है, जैसे ओला उबर वालों की बात बताई, कई सारे स्टडी बूथ वाले, वो इंटरनेट कैफे वाले, उनकी बातें करें, ठीक है, फॉर्म भरकर लोगों का अपना बिल वो सब चीजें ऑनलाइन जो कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना ओला जो जोमेटो के थ्रू ही सामान बेच रहे हैं, वैसे वो बेच ही नहीं रहे आज की डेट में। कई सारी हेल्थ की सर्विस जैसे प्रक्टो ऐप वगैरह आज के डेट में हेल्थ के ऊपर सारा काम करते हैं। और भाई साहब एजुकेशन सेक्टर, इसकी तो भाई साहब आज के डेट में तबाही मच जाए अगर इंटरनेट खत्म हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो आज के डेट में, कोई भी, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे कोई कोचिंग सेंटर हो, चाहे एक नॉर्मल कोई एजुकेशन कर देने वाला कोई टीचर हो, आज की डेट में ऑनलाइन एक हब बन चुका है। ये एक काफी अच्छा तरीका है, लोगों तक अफोर्डेबल एजुकेशन भी पहुंच पा रही है। एक एजुकेशन जिसमें कुछ लोगों का एक तरीके से वर्चस्व बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल कहानी खत्म हो जाए यहाँ पर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कई सारे टेक्निकल इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारे कोलिशन जो होते हैं एक तरीके से, कई सारे जो कोलेटरल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं नेटवर्क डिसरप्शन की वजह से, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें जैसे ओवर ब्लॉक, जैसे वेबसाइट हो गई कई सारी ब्लॉक हो गई, कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इवन एक्सपोज भी हो जाती है कई सारे यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी। यहाँ पर खासकर नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें, उसके नाम पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर तुम ये नहीं कि कुछ भी कर दो। जैसे कि पेगासस वायरस के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी, तो उस टाइम पर कई सारे लोगों के जो मोबाइल में पेगासस वायरस जो है गवर्नमेंट के द्वारा डाला गया, जो कि इजराइल की कंपनी से खरीदा गया। उसका नाम मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, देखता हूं किस किस को याद है। हालांकि जो टॉपिक डिस्कस किया मुझे लग रहा है कि 1.5-2 महीना हो गया, ठीक है, पर लेकिन उससे पहले तो वो लगातार ही आ रहा था भाई साहब, पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था उसके बारे में। तो फिर भी मैं जानना चाहूंगा, देखता हूं कौन बताता है कंपनी का नाम, ठीक है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करूंगा। तो अभी बात ये की जा रही है यहाँ पर जो कोलेटरल जो डैमेज होता है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब जब इंटरनेट या वेबसाइट ब्लॉक कर दी जाती है तो कई सारे लोगों की प्राइवेसी का हनन होता है। और आप लोगों को पता है प्राइवेसी जो है वो आज की डेट में क्या है, फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार किसमें है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। आर्टिकल 21 के अंदर में मौलिक अधिकार है भाई साहब, राइट टू लाइफ के साथ में ही राइट टू प्राइवेसी आ जाती है। और कौन सा केस आया था यहाँ पर, 2017 में केएस पुत्तास्वामी केस आया था, जिससे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया हमारे देश के अंदर में,
कि अगर कोई पैदा होता है तो उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा होती है, तो ये इशू देखने को मिलेगा। गवर्नेंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। हम लोगों ने बोला था, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या बोला कि डिमोनेटाइजेशन हो गया यार, ऑनलाइन अब तो सारा काम करना है, ऑनलाइन ही काम चलना है। कहां से होगा? इंटरनेट से होगा। इंटरनेट शट डाउन कर दिया, कर लो ऑनलाइन डिमोनेटाइजेशन। यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम चल रहा है, कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इंडिया बनाने की बातें चल रही है। इकोनॉमी को एक तरीके से वो नहीं कहते कि बीच में से कि एक तरीके से लोगों का इंटरेक्शन कम करके डायरेक्ट काम किया जाए अपना, ताकि जो है करप्शन कम हो। पर लेकिन सोचो इंटरनेट ही बंद हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इतनी सारी चीजें जो है इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। ये लिखने के लिए भी आ जाए तो इसलिए बता रहा हूं, इंपैक्ट बताएं आप लोग यहाँ पर। इंटरनेट शटडाउन क्या होता है वो बता दिया, कि फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की वो बता दी, हमारे देश में कहां कहां पर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है वो बता दिया। और इसी के साथ में अब यहां पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इसके बारे में जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और एक है यहां पर केरला हाईकोर्ट का। 2019 में केरला हाईकोर्ट का जब जजमेंट आया यहां पर, यह है फाइमासरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट केस निकल कर आया और इसने यहां पर एक काफी बड़ी बात बोल दी, जो कि यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है अब गवर्नमेंट को कि अगर ऐसा हो जा रहा है प्रॉपर वे में तो फिर कैसे लेकर चलोगे। उसने ये बोल दिया कि इंटरनेट एक्सेस जो है वो फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है और राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आती है, आप लोगों को पता है। और राइट टू एजुकेशन जो है खासकर अगर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के बारे में भी आप लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, यानी कि संविधान में संशोधन किया था 2002 में। और एजुकेशन को हम लोगों ने क्या बना दिया था? फंडामेंटल राइट बना दिया था 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 21A के अंदर उसको रखा गया, आप लोगों को याद होगा। तो ये उनके लिए फंडामेंटल राइट हो गया। तो आप लोग कैसे इसका हनन कर सकते हो यार, ये तो बता दो। आप तो उनसे एजुकेशन का अधिकार छीन रहे हो, ये सही थोड़ी ना है यार, ये तो गलत बात है। उन्हें कहते हैं ऐसे नहीं भाई तो ये गलत बात है। तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में यहां से। अच्छा, आप लोगों से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोगों को पता है संविधान में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट रखी गई है। एजुकेशन को कौन सी लिस्ट में डाला गया, क्या आप लोगों को पता है? बताइए जरा, मैं जानना चाहूंगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पॉलिटी के अंदर डिटेल में पढ़ा रखी है चीजें मैंने, आप लोगों को अगर याद होगा, ठीक है। इसी के साथ में अनुराधा का केस है यहाँ पर 2020 का, उसमें भी यहां पर बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया यहां पर तो कि आप लोग एक तरीके से अनडिफाइंड जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्या ये सही है? आप लोग अपने मजे मजे में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो यहां पर एक तरीके से इस तरीके से ये गलत है कि इंटरनेट शटडाउन अगर करना है तो एक तरीके से नेसेसरी कोई एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है यार कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो अगर एक तरीके से इंटरनेट की सर्विस जो है वो इस तरीके से बंद कर देना, कितने हद तक सही है? तो ये नेसेसरी है या क्या एक तरीके से ये सही है? आप लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये 2 केस ऐसे हैं, अगर इंटरनेट शटडाउन के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले तो इन दोनों केसेस का आप लोग यहां पर जिक्र कर सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो अब इस आर्टिकल से कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मुझे तो लगता नहीं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा। रिपोर्ट के बारे में बता दी, कहां कहां पर कितने शटडाउन हो चुके हैं वो बता दिए। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, हमारे देश में कहां कहां पर इंटरनेट शटडाउन होता है, इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ता है और क्या क्या यहां पर इससे रिलेटेड केस है, वो सारी बातें आप लोगों को बता दी। फीडबैक जरूर देना यार, लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को आप लोग बता सकते हो। इससे मुझे पता चलता रहता है कि कैसा आप लोगों को यहाँ पर ये टॉपिक लग रहा है, और 1 सेकंड लगती है आप लोगों को ये काम करने में, ठीक है। तो इससे एक फीडबैक के थ्रू यहाँ पर मुझे पता चलता रहता है और यूट्यूब को भी पता चलता है कि इससे वीडियो सही है या फिर गलत है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक का बटन दबाया करो तुरंत, ताकि वीडियो पता चले यूट्यूब को कि वीडियो अच्छी नहीं है, और यूट्यूब जो है तुरंत इस वीडियो को जो है वो शट डाउन कर दे, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से फीडबैक देना आप लोगों का हक बनता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो जरूर देना। और अगर बुरा है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या बुरा है, ताकि उसको मैं इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये अच्छे से आप लोग समझ लेना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टॉपिक के अंदर। वांटेड मूवी आप लोगों ने देखी है सलमान खान वाली, उसमें घनी भाई रहता है, ठीक है। तो जैसे अपना घनी भाई है ऐसे ही अपना चाइना भाई है। चाइना भाई को ये लगता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर तू ही देश है, अपनी दादागिरी दिखानी है, तो हर जगह अपनी दादागिरी दिखाने के लिए पहुंच जाता है। इसको ये लगता है कि जहां जहां घुस सकता है वहां वहां घुस जा। आज की डेट में जो है ये यूरोप के नाक में दम कर रखा है, इसने यूएसए के नाक में दम कर रखा है। एक टाइम पर ऐसा हरकत जो है वो रसिया किया करता था, रसिया उनकी नाक में नकेल कसा करता था, पर वो नकेल आज की डेट में जो है वो चाइना ने कसनी स्टार्ट कर दी है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और ये इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि इसके एंड में कुछ क्वेश्चन भी होंगे आप लोग के, ठीक है, जिनका आंसर आप लोग दे पाओगे तो उनको भी आप लोग तभी समझ पाओगे। जैसे कि बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। दूसरा यहाँ पर यह है बैब अल मेहंदाब, ठीक है। तो बैब अल जो मेहंदाब है ये यहाँ पर किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये ऐसे में बेस्ट क्वेश्चन है।
जो कि अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेंगे। तो बड़ा ही प्यारा सा डिस्कशन होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल इवेंट या इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। करंट और स्टैटिक का बड़ा ही शानदार सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यार ये बताओ, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है, चाइना के द्वारा अभी यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखने को मिली। यानी कि पीस भी चाहते हैं, ये जो इनकी हरकतें लगती नहीं है पीस वाली, गवर्नेंस सुधारना चाहते हैं, इसी के साथ में डेवलपमेंट भी चाहते हैं। देखिए जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, उसके पीछे जाकर देखोगे तो आप लोगों को काले दिल का नजर आएगा। मतलब ये इस एरिया में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर अफ्रीका के अंदर आप लोग जाओगे तो दुनिया भर के रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर आप लोगों से पूछूं मैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल कितनी कंट्री है, तो आप लोग बोल दोगे 1 मिनट में कि हाँ 54 कंट्री है। ठीक है जी, हाँ 54 कंट्री है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्री है, तो ये आप लोगों को बताना है। अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर बात करें तो हॉर्न मतलब जिस तरीके से सींग होता है। आप लोगों ने राइनोस का नाम सुना होगा, जिसे गेंडा बोलते हैं, एक सींग का गेंडा। ठीक है, तो उसका आप लोगों ने देखा, उसके नाक के ऊपर जो सींग होता है, तो कुछ ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के नाम पर इसका नाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलेगा। इसके अंदर टोटल मिलाकर 4 कंट्री आती हैं। एक का नाम है एरिटेरा, एक का नाम है इथोपिया, एक का नाम है सोमालिया। ठीक है, इसको मैं काफी दिनों तक मैं इसको डिजिबूती पढ़ा करता था, जब तक मुझे पता नहीं था इसका प्रोनाउंसिएशन, जबकि डी इसका साइलेंट होता है, इसको जिबूती बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी आप लोग कोई गलती कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है यार हाँ गलती चल रही है, और आप लोगों को पता चल गया कि हाँ ये गलती है, तुरंत ही उसको सुधार लो, पता चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, और गलती को एक्सेप्ट करने में कोई गिरता भी नहीं है नीचे और ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है गलती करके एक्सेप्ट करना। तो मैं पढ़े जा रहा है इसको डिजिब्यूती। एक बच्चा कह रहा है एक दिन, सर ये जिबूती है, कम से कम प्रोनाउंसिएशन तो सुधार लो। मैंने कहा जी गुरुजी, प्रोनाउंसिएशन सुधर गया, आज से हम इसको जिबूती बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब देखो यार, पढ़ा कभी था, अपना खुद से पढ़ा, किसी के मुंह से सुना नहीं था, तो इसलिए जितना सुना, जिससे सुना, तो यहाँ पर यही पढ़ रहे थे इसको अब तक। तो ये है जिबूती। आई होप कि अब आप लोग इसको आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कैटेगरी में आती है। ये तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, ये 4th लार्जेस्ट पेनिसुला है वर्ल्ड के अंदर में। पेनिसुला क्या होता है? आप लोग अपनी कंट्री का मैप देखें तो आप लोगों को पेनिसुला 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। मतलब पेनिसुलर इंडिया सुना है ना कई बार, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि ये हमारी पेनिसुलर इंडिया हो गया। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, उसको आप लोग पेनिसुला बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस साइड से पानी से घिरा, इससे घिरा, इससे घिरा, तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसको पेनिसुला बोलते हैं। तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसमें भी क्या हो रखा है, 3 ओर से वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको इसलिए यहाँ पर हम लोग ये इस तरीके से पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा 4th लार्जेस्ट। ये जो है अगर बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है यहाँ पर, ये अगर बात करें इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें, तो 4 कंट्री मैंने बताई थी, और इसके ऊपर क्वेश्चन अगर ये अभी मैं आप लोगों से यहीं पर ही पूछ लूँ तो इसका आंसर भी आप लोग दे पाओगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री आती है, तो बोला गया सोमालिया, कीनिया, इथोपिया और जिबूती। तो सही आंसर क्या होगा? अब आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कोई एक कंट्री इसकी नहीं होगी, अगर आप लोग बोले तो बताइए कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो नॉर्मल बात होगी। अभी यहाँ पर इस एरिया के अंदर में चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर उसका एम ये है कि वो प्ले करें यहाँ पर एक तरीके से इस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का। यानी कि कल को चलकर अगर यहाँ पर बोलने लगे कि हाँ इंडिया आना चाह रहा है, यहाँ पर यूएसए आना चाह रहा है, जापान आना चाह रहा है, तो चाइना की परमिशन लेना पड़े। तो चाइना ऐसी हरकतें यहाँ पर करना चाह रहा है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में उसके आसपास वाली कंट्री को जो है वो अपना एक तरीके से पूरा कंट्रोल करना चाह रहा है। ये समझ लो उसको कॉलोनी बनाना चाह रहा है। चाइना की सबसे बड़ी हरकतें ये होती है कि जहां भी ये जाता है रायता फैलाता है। मतलब अब तक चाइना का जो मिजाज है हमेशा ये रहा है कि जहां पर भी जाओ वहां से रिसोर्सेज निकाल कर लेकर आओ। जैसे पुराने टाइम पर अंग्रेजी कंपनी नहीं क्या करती थी, वो क्या करती थी, वहां से अपना मटेरियल निकाल कर बल्ले बल्ले निकल लिए, और फिर यहाँ पर वहां से जाकर अपना बना बनाया सामान लाकर यहाँ पर बेच दिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? क्योंकि यार बेचारे गरीब हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूक्रेन के अंदर जब से यहाँ से जैसे कि यूक्रेन की लड़ाई हुई है, यूक्रेन के अंदर से गेहूं सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भुखमरी आने वाली है। ठीक है, तो इतना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट आप लोगों को ये नजर आएंगे। तो चाइना जो है यहाँ पर उसके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया पेंडेमिक को कंट्रोल करने में। मतलब रायता तुमने फैलाया तो समेटोगी भी तुम्हें ना, पेंडेमिक तुम्हारी तो घर का बच्चा था वो, ठीक है, कोरोना तुम्हारे तो बच्चा था। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, तो इसके बारे में बात की जा रही है, और कॉमन इंटरेस्ट को लेकर चलेंगे
ताकि यहाँ पर पॉलिटिक्स को भी सुधारा जा सके। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक बड़ी ही एक खतरनाक चीज पता है क्या है, वहाँ एक बार पॉलिटिक्स के थ्रू कहीं पर इलेक्शन होते हैं, अगर इलेक्शन होने के बाद में कोई जीत कर आता है तो उसको ये लगता है कि सरकार तुम्हारी बन गई है और गद्दी से फेविकोल लगा के चिपक जा, यानी कि छोड़ना नहीं है उसको। तो डेमोक्रेसी का जो ट्रांजिशन है ना वो बड़ा ही खतरनाक देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। इसीलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई बार जो है उनके सिर भिड़ते रहते हैं आपस में। अगर बात करें 2021 में एंटायर जो रीजन है जिसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 4 रिजोल्यूशन में, जैसे कि बात की जा रही है द डकार एक्शन प्लान, चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035, इसी के साथ में सिनो, मतलब ये भी चाइना का ही दूसरा नाम है, ठीक है, अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, डिक्लेरेशन ऑफ द 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस FOCAC। तो ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट आप लोगों को, कुछ ऐसे रिजोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर यहाँ पर मिलकर काम किया गया है। अब ये तो अपना काम कर रहे हैं, चाइना जो है बेसिकली इंटरेस्ट इस एरिया में क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट क्यों कर रहा है। जब भी कोई इंसान ना बिना फालतू के आप लोगों की हेल्प करने लगे ना तो समझ लेना उसको कोई हिडन पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से कोई ना कोई उसका पर्पज साध रहा होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अगर बात करें चाइनीज अगर प्राइमरी इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के लेके जाएंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है। और मैरीटाइम इंटरेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप लोग कनेक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ा सकते हो। तो चाइना इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी कनेक्ट करने के लिए अपनी जो है एक टांग इधर भी पसार दी उसने, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चाइना का मतलब क्या है, वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 2013 में, और इसका बेसिक पर्पज ये था कि जो जमीन के रास्ते भी लोगों को कनेक्ट कर ले जाए और इसी के साथ ही नीचे के रास्ते भी ये कनेक्ट कर ले जाए। और चाइना की यही हरकत है जिसको यहाँ पर ये इसका नाम भी दिया गया चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैरीटाइम जो सिल्क रोड बनाया गया है उसके साथ में कनेक्ट करके पूरे इंडिया को घेर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में अपना जुगाड़ धर दिया, श्रीलंका तो इन्होंने खरीद लिया यहाँ पर, मतलब एक तरीके से 100 साल के लिए लीज पर ले लिया। देखिए इसका तरीका क्या होता है, सामने वाले को इतना लोन दे दो, पहले तो उसको बोलो और सुना है कि तू बिजनेस करने वाला है, उसने बोला हाँ यार करने वाला तो पर पैसा नहीं है, अरे तेरा भाई है ना पैसा देने के लिए। तो चाइना ने बोला कि श्रीलंका को मैं दूंगा ना पैसा, तो बिजनेस कर। वो बोला यार देख ले यार, मतलब मैं लुटा नहीं पाऊंगा। अरे यार घर की बात है, तो भी ऐसी बात करे यार श्रीलंका। तो श्रीलंका ने पैसे लिए दबाकर, ठीक है। जब श्रीलंका ने पैसे लिए और श्रीलंका की खस्ता हालत हो गई, चाइना ने बोला देख भाई जितना पैसा दिया था कुछ तो लौटा दे कम से कम, मेरी खस्ता हालत हो रखी है, कोरोना ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। श्रीलंका बोला भाई तूने तो ये कहा था कि अपना ही घर है। कह रहा हाँ ऐसा क्या, तू सारी खाओगा कुछ तो लौटा दे। श्रीलंका बोला कि जरा सा भी नहीं है मेरे पास। तो कह रहा ठीक है मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, घर की बात है यार, ऐसा कर तो अपना एक पोर्ट मुझे दे दे, ठीक है। ये बोला कितने साल के लिए, कह रहा 99 साल के लिए। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर वो अपने बेस बना रहा है आज के डेट में। मोलदीव में भी हरकतें कर रहा है, इधर पाकिस्तान तो बेच के बैठा ही है अपना ईमान बेसिकली आज की डेट में जो चाइना को। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी चाइना की। तो सामने वाले को बेबस कर मजबूर कर फिर यहाँ पर उसको तमाचे मारता है बैठा कर, और इसको बोलते हैं डेट क्राइसिस। तो ये जो DEBT, ठीक है, तो डेट क्राइसिस है जो बेसिकली जिसके चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए लालच बहुत बड़ा दुर्गुण है, आप लोगों ने सुना होगा एक तरीके से लालच इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है। तो इसलिए जो ने किसके एक तरीके से मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। तो आप लोगों को इंडिया की कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी। हम लोग बेसिकली उन्हीं के लिए हेल्प करना पसंद करते हैं जो कि रियलिटी में दिल से कनेक्ट होते हैं, उन्हें दिल में दिल लगेगा तो बात करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ये वाली चीज इंडिया की रहती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चाइना जैसी जैसी हरकतें यहाँ पर कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग चले यहाँ से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चाइनीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना का जो माल है यहाँ पर अफ्रीका के अंदर में, अफ्रीका यूनियन के अंदर में, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये अदिस अबाबा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 200 मिलियन की फंडिंग यहाँ पर दी गई। इसी के साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करें तो इथियोपिया पे 14 बिलियन का ऑलमोस्ट उधारी चल रही है। आप लोग सोचो कि अब यहाँ पर इथियोपिया क्या उसको कभी चुका पाएगा? किसी दिन चाइना ये बोलेगा कि ये चाइना का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया इथियोपिया, ठीक है। चाइना जो है वो 67%, केनिया को देखो आप लोग यहाँ पर उधारी में डाल दिया। मैंने बोला ना कि बेचारे गरीब हैं, मिल रहा है पैसा, चल रहा है, चलो चलते हैं, ठीक है। चाइना ने अभी प्रॉमिस किया है यहाँ पर 15.7 मिलियन असिस्टेंस एरिटेरा को प्रोवाइड कराने के लिए। मतलब कहने का ये है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो यहाँ पर चाइना का सींग बन गया, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इस तरीके से चाइना कंट्रोल किया हुआ है। अब बोलोगे क्यों कर रहा है इतना, क्यों पैसा न्यौछावर कर रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा पाए जाते हैं, गोल्ड, आयरन ओर, प्रीसियस स्टोन, केमिकल, ऑयल, नेचुरल गैस, इथियोपिया में इसके भंडार भरे पड़े हैं। आप लोग बोलेंगे इथियोपिया बेवकूफ है क्या, इतने सारे भंडार भरे हैं फिर भी चाइना के कंट्रोल में आ रहा है? देखो यार दो तरीके होते हैं, ठीक है।
मतलब आप लोगों के घर में दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं पर आप लोगों को किताबें पढ़नी आती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, यार ये तो किताबें हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि आती नहीं है। यूपीएससी की कोई किताबें, कोई पीएचडी किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर घर में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि पढ़ने वाला है, या कोई बाहर का भी कोई इंसान आ जाए और पर लेकिन उसके पास में किताबें खरीदने का जुगाड़ नहीं है, तो वो भाई साहब उनको भर भर के ले जाए, कह रहा मुझे दे दे, तुझे जो चाहिए बता दिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी आज के डेट में। यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर ये कि इनको पता ही नहीं है उसकी मतलब अहमियत, तो इनको पता है पर लेकिन इनसे निकाले नहीं जाते हैं वो, क्योंकि उनके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने की। चाइना बोले तुम फिक्र मत करो, मैं निकालूंगा, अगर 100 रुपये तो 1 रुपया तुमको भी दूंगा, ठीक है, बाकी मैं ले जाऊंगा। मैरी टाइम इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो चाइना जो है यहाँ पर चाहता है अपने मिलिट्री बेस बनाना, जैसे जिबूती के अंदर में, ठीक है। चाइना जो है यहाँ पर और भी यहाँ पर एरिटेरा में इसी तरीके से बोला ना, जैसे अभी श्रीलंका की बात की थी कि ठीक है पैसा नहीं दे रहा तो 99 साल के लिए माल दे दे। अभी 14 बिलियन तो ये देने से रहे यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हड़पेगा ना, इथियोपिया का और यहाँ पर इनका भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हरकतें कर रहा है और एरिटेरिया को भी अपने कंट्रोल में ले रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार टिक गया आकर यहाँ पर तो भाई साहब मोजा ही मोजा आने वाला है इसका। तो ये पूरा माहौल बना रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसी हरकतें कर रहा है। और आप लोग सोचो यहाँ पर ये हो गया सोमालिया, ये हो गया जिबूती, अगर यहाँ पर आकर कल को चाइना बैठ जाता है यहाँ पर, सॉरी ये सोमालिया लैंड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर आकर कल को ये बैठ जाता है एक तरीके से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या ये यहाँ पर गुल खिला सकता है, यानी कि क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ये है बेसिकली बब अल महदेव। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये समझो यहाँ पर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा। ये रेड सी हो गया और ये हो गया गल्फ ऑफ एदन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया वही एरिया है जो कि आगे चलकर सुएज कैनाल के साथ में कनेक्ट करता है, और ये वही सुएज कैनाल है जिसको जब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, इसी ने इंडिया के बेसिकली बर्बादी की है आधे से ज्यादा, क्योंकि ये सुएज कैनाल बनने के बाद ही लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ में कनेक्टिविटी आसान हो गई और हमारे ऊपर जो है हरकतें होना स्टार्ट हो गई। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रेड सी के होते हुए यहाँ पर जो बैब अल महदेव है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी अगर चाइना यहाँ पर बैठ जाता है। हमारा भी बहुत सारा व्यापार यहाँ से जाता है, यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी हमारी यहाँ से देखने को मिलती है, तो इंडिया को भी यहाँ पर इसकी वजह से मिर्ची तो लगना लाजमी बनता ही है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, ये काफी सिग्निफिकेंस है, जैसा मैंने बताया ये अपने मजे ले रहा है पूरा, इसलिए यहाँ पर सारी कंट्री को अपने कंट्रोल में रह रहा है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर चाइना का अगर असिस्टेंस देखो अफ्रीका में, तो आप लोग कोई भी कंट्री ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जहां पर अफ्रीका में चाइना का असिस्टेंस ना हो। मतलब भर भर के पैसा लुटा रखा है भाई साहब, बेहद बेइंतहा पैसा लुटा रखा है। और ये तो पुराना डेटा है, अभी नए में तो इसने और बाल्टी भर भर कर उलेट दिया है, क्योंकि ये चाह रहा था कि इस एरिया को जो है वो अपने कंट्रोल में लिया जा सके। तो ये इस लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट बिटवीन जो चाइना और हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर आप लोग देखेंगे तो कई सारे हैं, जैसे ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई सारी फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। चाइना का डोनेशन देखने को मिलेगा केनिया, इथियोपिया, युगांडा, सोमालिया को। विजन क्या इसका, विजन मैंने बताया अभी यहाँ पर, ये बोलता है गरीबी मिटाऊंगा यहाँ से। अबे गरीबी वरीबी कुछ नहीं मिटाएगा, ये अपने दिल की तसल्ली करेगा, अपनी प्यास मिटाएगा ये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेगा, डिजिटल इनोवेशन करेगा, चलो देखते हैं जो भी करता है अच्छी बात है, पर इंडिया को भी थोड़ा सा आगे निकल कर आना चाहिए। 4 रिजोल्यूशन है यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को जिनके नाम बताए, तो वो आप लोग यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा सा ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ताकि आसानी से नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाए जो चीजें वहां पर लिखी हुई हैं, तो एक आसानी से नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए इसका, ठीक है। तो ये एक तरीके से मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, तो इसको अप्रिशिएट आप लोग किया करो, ओके। अगर बात करें यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंस है हॉर्न ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया, क्यों? क्योंकि अफ्रीका जो है वो ग्रोइंग एरिया है अभी वहां पर, तो वहां पर जिसका इंटरेस्ट अभी स्टार्टिंग में बन गया उसी का इंटरेस्ट फिर बन जाता है। यहाँ ऐसे नहीं कि आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले जाकर लड़का और लड़की जो है वो इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटरव्यू सुन रहा था मैं, मतलब वो पहले IRS थे, तो अभी UPSC का मतलब उनका सिलेक्शन हुआ, तो उससे मतलब बातें मजाक में बोल देते, कह रहे अब की बार ना जाकर ना अपने लिए मतलब कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना है, पहली बार मिला नहीं था सारे IAS ले जाते हैं उठाकर तो वही चीजें हैं जो भी स्टार्टिंग में मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट बनता है तो उनका फिर निकल लेती है चीजें। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, ऑयल काफी ज्यादा है इस रीजन में, खासकर अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। 40% ऑयल प्रोडक्शन मिडिल ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, रेड सी के थ्रू। यहाँ पर शिपिंग रूट है काफी इंपॉर्टेंट सुएज कैनाल के लिए, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। कल को चलकर चाइना आकर बैठ गया तो बोलेगा चाइना ऐसा है कि टोकन लेके जाना वरना जाने नहीं दूंगा यहाँ से जिस किसी को भी जाना है। तो ऐसी हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इंडिया का जो कंसर्न है, चलो कंसर्न तो समझ में आते हैं यहाँ पर अभी कर क्या रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर स्टिंग ऑफ पर्ल, यहाँ पर ये बैठा रहा लेकर मिलिट्री प्रेजेंस, जैसे मैंने बताया ना बांग्लादेश के अंदर चितगोंग और इसी के साथ में यहाँ पर मोंगला, ठीक है। तो ये पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। म्यांमार में भी यहाँ पर क्यूपीओ, ठीक है।
मालदीव के अंदर में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिबूती में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे मल्टीपर्पज कई सारे। इसी के साथ में श्रीलंका के अंदर में हम्बन टोटा जो है ये लीज पर ले ही चुका है कि ये तो मेरा ही हो गया अब, ठीक है, क्योंकि 99 साल समझ रहे हैं आप लोग, इंसान की एक तरीके से जिंदगी खत्म हो जाती है। चाइना जो है वो कंट्रोल चाह रहा है कई सारे जो वाइटल शिपिंग रूट हैं, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर, खासकर अगर जहां जहां से आज के डेट में जाती हैं चीजें, तो उस पर 80% ऑफ द वर्ल्ड जो ऑयल है वो वहीं से उगर जाता है। अगर चाइना आकर बैठ गया तो कैसे चलेगा वहां पे काम। इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इंडियन ओशन को भी, ताकि वो अपना दबदबा दिखा सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका जो है ये कहीं ना कहीं इनके साथ में कनेक्टिविटी के नाम ले लेकर इनको अपने कंट्रोल में कर ही रहा है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं जिसको, सिल्क रूट का नाम दे देकर सबको सिल्की कर दिया इसने, ठीक है। सारे जो है सारे फिसल गए इसके सिल्क के ऊपर, और आज के दिन में सारे जो है उसकी थाली में आकर पड़े हुए हैं। तो ये चाइना की बड़ी ही रणनीति है जो यहाँ पर खेलना चाह रहे हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज को यहाँ पर बब अल महदेव के साथ में, सुएज कैनाल के साथ में कनेक्ट कर पूरा अपना जुगाड़ ये करना चाह रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर यूएसए के भी नेवल बेस है, यूएसए भी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस करना चाह रहा है, इससे यूएसए अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। पर देखो आगे चलकर क्या बन पाता है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दो, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, ठीक है। तो रेड सी को किसके साथ में कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एदन के साथ में, ऐसे ही कुछ है क्या है आंसर क्या है इसका। अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग देखते हैं ये रेड सी हो गया, गल्फ ऑफ एदन हो गया, और ये हो गया यहाँ पर बब अल महदेव। तो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं मैप बेस्ड, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कि कंफ्यूजियाना आप लोगों को नहीं है। और ये वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इसका आंसर बता दो, चलो आप यार ऐसा क्या सारी चीजें मेरे से ही पूछोगे। तो ये काफी प्यारा आंसर है, काफी प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें काफी प्यारा टॉपिक था, जिसमें 2 क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछे। और क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करा करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ऐसा लगता है कि मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर जैसे भी आप लोगों को लगे, इससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग जो है वो अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, मतलब जग रहे हो, सो नहीं रहे हो। इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता यार, सोया तो मत करना, ठीक है। ये मत बोल देना कमेंट बॉक्स में कि सर नींद आ गई सुनते सुनते। अगर इस तरीके से भी नींद आ जाएगी तो यार फिर क्या करूँ। ये तो है नहीं कि मैं डांस दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो पढ़ाई की तरीके से होगी ना, तो पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ना सीखो, ठीक है। पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना है, कभी भी इंटरेस्ट में सीखना है कि आज कुछ नया सीखने वाले हैं, इस तरीके से पढ़ाई करो, आप लोगों का मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। यार देश के अंदर कभी भी कोई ऐसा दुर्घटना घट जाती है, कोई ऐसी बारबरिक हत्या हो जाती है जिसको लगे कि ये टेररिज्म के साथ में कनेक्ट हो सकती है, देश में लोगों के अंदर खौफ बैठाने की कोशिश की जा रही है, या फिर देश का सौहार्द एक खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो तब आता है बाहुबली। और बाहुबली कौन है, वो है NIA, ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल पर इन्वेस्टिगेट करती है, जहाँ पर भी जो दिक्कत हो रही है ये सब के तार कनेक्ट करती है, और फिर बताती है कि ये बदतमीजी यहाँ से स्टार्ट हुई, इसलिए स्टार्ट हुई, और यहाँ पर ये इसका नतीजा अब हम लोग निकालने वाले हैं। आखिर ये ऐसी एजेंसी जो है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि कन्हैया लाल की जब डेथ हुई यहाँ पर, अभी आप लोगों को पता है, ये इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी NIA। अभी यहाँ पर NIA को एक और केस सौंपा गया है कन्हैया लाल जैसे पैटर्न में ही यहाँ पर, और ये है यहाँ पर श्री उमेश कौल, ठीक है। तो यहाँ पर अमरावती महाराष्ट्र के अंदर इनका भी सेम सिचुएशन हुई कि नूपुर शर्मा के कमेंट को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर इनके द्वारा सपोर्ट दिखाई गई उस पर्टिकुलर जो मुद्दे को, तो इसके भी अपनी जो है जान गंवा बैठे। तो जो भी ऐसी हरकतें कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आप लोग सोच सकते हैं वो इंसानियत से एक तरीके से परे चला गया है वो इंसान, और वो जानवरों वाली हरकतें कर रहा है कि कोई किसी के सपोर्ट में अगर कोई कमेंट कर दे रहा है तो ये उसको मार रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसानों की तो हरकतें नहीं है, यहाँ पर ये जानवरों की हरकतें हैं। तो जानवरों के साथ जानवर होने का था। एक मुझे एक सनी देओल की मूवी है और उसमें डायलॉग है, अमरीश पुरी को बोलता है डायलॉग, कह रहा है जानवरों, अमरीश पुरी है शायद या अनुपम खेर है, शायद अनुपम खेर है, तो अनुपम खेर को बोलते हैं। हाँ मुझे मतलब घातक याद आ गई थी, ये शायद दूसरी मूवी का डायलॉग है, ठीक है, जिद्दी है शायद, आई थिंक एग्जैक्टली मूवी का नाम रिकॉल नहीं कर रहा है। तो कहता है बाबूजी जानवरों के साथ जानवर बनना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर NIA वही काम करती है कि यहाँ पर उनके लेवल पर जाकर उनको समझाती है, यानी कि उनकी जो है वो मुंडी सीधी करती है। तो UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 2 गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो कहाँ से एजेंसी निकल कर आई, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हिंदू के द्वारा काफ़ी डिटेल में ये आर्टिकल कवर किया गया। तो मैं भी काफ़ी डिटेल में इस आर्टिकल के अंजर पंजर खोलने वाला हूँ, एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर भी एक जिस्ट दे रखा है, वैसे ये सारा जो जिस्ट है वो मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
सबसे पहले तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया था पॉलिटी के अंदर लेक्चर भी, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और सारी बातें आप लोगों को पता भी चल जाएगी। ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये हमारे देश में क्यों बनाएगी? क्योंकि जब मैंने बताया कि बाहुबली है तो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लाया गया होगा। जी हाँ, ये पर्टिकुलर पर्पज है जब 26/11 का इंसिडेंट देश के अंदर देखने को मिला। 26/11 मतलब 2008 में यहाँ पर ये बेसिकली ये इंसिडेंट देखने को मिला 26 नवंबर को, मुंबई टेरर अटैक। ये वही है जिसमें एक कसाब नाम के एक गीदड़ को पकड़ा गया था और फिर उसको खाना पीना खिलाकर पाला उसे कई सालों तक, और फिर हम लोगों ने उसको एक तरीके से उसकी जगह पर पहुंचाया। पर लेकिन उसने जो हरकतें की उसमें इंसानियत को बेसिकली उसने सरमोसार कर दिया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मतलब जो भी उसके हत्थे चढ़ा, उसने सबको एक तरीके से अपनी बंदूक का शिकार बनाया। तो उस टाइम पर लगा कि यार देश के अंदर में कल को कोई भी इस तरीके की हरकतें करके निकल जाए तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर खौफ बैठ जाता है आम जनता के अंदर में, और इसी के साथ में यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करने वालों के हौसले भी बढ़ जाते हैं। तो दोनों को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इनके पापा आने चाहिए, और इनके पापा बनाए गए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो एनआईए को लाया गया, ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर आई, और जिसको इतनी पावर दे दी गई कि अगर किसी राज्य के अंदर भी तुमको जाना है ना, किसी से परमिशन नहीं लेनी है, बस वहाँ पर होने के एक तरीके से भागे चले जाओ, बस मिल होने एक तरीके से हुसैन बोल्ट या फिर मिल्खा सिंह जी की रफ्तार में। तो इसके चलते यहाँ पर इसको पावर दी गई। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है इसके लिए एक कानून लाया गया। तो बाकायदा यहाँ पर एक कानून बनाकर ये एजेंसी बनाई गई है। हमारी सीबीआई जो है आज की डेट में उसके पास तक अब तक कानून नहीं है, ठीक है। इसको कानून मिल गया। सीबीआई वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था कर दो यार, हमारे लिए हमारी बार बार बेइज्जती होती रहती है कि हमारे पास में कुछ है नहीं। तो यहाँ पर वो अपनी जो पावर लेती है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है 1946 का, उससे अपनी पावर लेती है, और यहाँ पर इसके लिए बाकायदा कानून बना दिया इस एजेंसी के लिए। तो पार्लियामेंट के द्वारा 31 दिसंबर 2008 में इसके लिए कानून बनाया और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में रखा, और बाकी इसकी ब्रांच भी बनाई, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी को, इसी के साथ में कोच्चि, यहाँ पर लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू। तो ये अलग अलग इसके द्वारा ब्रांच की गई, क्योंकि कल को कोई टेररिज्म की एक्टिविटी फैलाएगा, अब ये तो है नहीं वो दिल्ली में ही करेगा या फिर वो आप लोग बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में ही करेगा, वो तो कहीं भी कर सकता है। तो इसके इस तरीके से ऑफिस बनाया गया ताकि फटाफट यहाँ पर जो भी ऐसी हरकतें देखने को मिले तुरंत उसके ऊपर शिकंजा कसा जा सके और एक नॉर्मल तरीके से चीज़ों को टैकल किया जा सके। इसके एक डायरेक्टर जनरल भी यहाँ पर चुने जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है, तो ये डायरेक्टली अमित शाह जी के एक तरीके से अंडर काम करते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, क्या क्या इसके लिए यहाँ पर कौन कौन रहेंगे, तो इसका पूरा कानून में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे इसके, ठीक है, तो उनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इनका नाम था राधा विनोद राजू, ठीक है। तो RVR आप लोग इससे याद रख सकते हैं अगर कल को क्वेश्चन पूछ ले जाए। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोग को बताना है। 31 जनवरी 2010 तक रहे, यानी कि आप लोग को पता है कि दिसंबर में 2008 में आए थे और जनवरी 2010 में यहाँ तक ये रह कर गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर सिमिलर पावर रहती है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि रहती है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ पुलिस फोर्स। वो पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों की एक तरीके से डायरेक्टर जनरल है यहाँ पर, ये तो ये एक हाईएस्ट पोस्ट की कैटेगरी में आती है। तो सिमिलर पावर यहाँ पर इनको दे रखी है ताकि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनको एक प्रॉपर पावर रहे, और पावर रहेगी तो इंसान जो है अपने हिसाब से काम कर पाएगा। वरना पता चला काम करने से पहले फिर से यहाँ पर कोई ने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, उधर चला जा, ये चला जा, तो उससे क्या होता है कभी भी वो सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है। तो पॉलिटिकल प्रेशर से भी थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है ताकि मैटर को ढंग से देखा जा सके। वैसे जो मैटर एनआईए को दिया जाता है वो नेशनल लेवल पर बातें करता है, तो इसलिए यहाँ पर इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठकर भी यहाँ पर चीजें सोची जाती हैं। इसको पावर क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले तो अगर कोई भी काम करना है कि उसका स्टैंडर्ड इतना हाई होना चाहिए कि सामने वाला देखकर जो है वो कांपने लगे, तो बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें यहाँ पर तैयार की जाती है जिसको देखकर दूसरों के जो है तोते उड़ जाते हैं। इसी के साथ में एक एक्सीलेंस स्टैंडर्ड बनाया जाता है काउंटर टेररिज्म, इसी के साथ में अदर जो नेशनल सिक्योरिटी उनको ध्यान में रखते हुए, और हाईली ट्रेन और लोग देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ में जिनके साथ में काम किया जाएगा वो भी शानदार ट्रेनिंग के थ्रू होकर गुजरे होंगे, यानी कि एक बेस्ट टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वहां पर बेस्ट टीम वहां पर ले जाकर गई थी, ठीक है। तो एक तरीके से प्रॉपर उनको ट्रेन किया गया, तो यहाँ पर इस तरीके की टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्रिएट करने की कोशिश की जाती है डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों के मोहल्ले में कोई इंसान रहता है और उसके पास में बंदूक है, और वो डेली उस बंदूक को अपनी छत पर खड़ा होकर साफ करता है दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास में बंदूक है, कुछ बोल मत दियो वरना गोली दाग देंगे, ठीक है।
एक काम क्या किया आप लोगों ने, आप लोग भी उठा के उससे तकड़े वाली बंदूक ले आए, ठीक है, आप लोगों ने भी अपनी छत पर ले जाकर साफ करना स्टार्ट कर दिया। तब सामने वाला जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। पहले उसको लग रहा था कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, अब पता चल गया कि रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, तो नाम है कुछ भी जो भी बोल दो आप लोग ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, अब ये थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करके चलेगा, जैसी हरकतें कर रहा था उसकी हरकतें कम हो जाएगी। तो ये जरूरी भी है यहाँ पर इसको हैंडल करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करें, न्यूक्लियर जो हमारी कंट्री में बॉम्ब बनाया गया, हम एक तरीके से बुद्धा, गांधी, ऐसे ऐसे इंसानों की कंट्री के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों ने ये चीज़ें क्यों बनाई, क्योंकि सामने वाला सर पर आकर नाच रहा है। हम लोग इस चीज़ से इन चीज़ों में खर्च नहीं करते कि हम लोगों को ज़रूरत है इनकी, कि हाँ हम लोगों को किसी के ऊपर फेंकना है। अरे नहीं भाई, हम लोग ये ओनली इसलिए रखते हैं ताकि सामने वाला कल को अगर कोई बदतमीजी काटे तो कम से कम उसको उसकी औकात दिखाई जा सके, ठीक है। अपने आप से सामने वाले को तब तक कुछ मत बोलो जब तक कि वो जो है इंसान जो है आप लोगों की बाउंड्री में आकर आप लोगों को टच न कर दे, ठीक है। फिर कबड्डी खेलना स्टार्ट करो, कबड्डी टच कर भाग गया फिर थोड़ी ना जाने देंगे, पॉइंट छूट जाएगा यार, तो वो वाली बातें हैं। तो यहाँ पर डिटरेंस क्रिएट होना जरूरी हो जाता है। एनआईए जो है उसका एम है यहाँ पर एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, कहाँ पर कौन कौन बदतमीज है दुनिया में। तो ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी और कल को कोई भी जरा सी बदतमीजी काटेगा तो तुरंत पकड़कर जो है उसकी जो है उन्हें एक तरीके उसकी मुंडी मरोड़ी जा सकती है। तो ये सारा काम जो है तब होगा जब प्रॉपर पावर जो है एनआईए को दी जाएगी। क्या पर्पज रहता है एनआईए का, अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि यार ये तो बताओ एनआईए किस मुद्दे पर यहाँ पर आएगा, देश की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो एनआईए यहाँ पर धारता हुआ आएगा। देश की सिक्योरिटी को कोई अगर एक तरीके से काम करेगा उसको तो यहाँ पर एनआईए का सामना करना पड़ेगा। इंटीग्रिटी यानी कि देश की एकता को, इंटीग्रिटी को, देश को एक तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा तो एनआईए जो है अपनी चीखता हुआ यहाँ पर आएगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हर्ट करेगा तो एनआईए जो है लाल पीला होता हुआ आएगा। फ्रेंडली नेशन के साथ में अगर रिलेशन खराब करने की कोशिश करेंगे तो एनआईए जो है वो धारता हुआ यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो भी ऑफेंस यहाँ पर वेरियस एक्ट के थ्रू यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी, कन्वेंशन, रिजोल्यूशन उनको इंप्लीमेंट करने में कोई उंगली अड़ाएगा तो एनआईए जो है उसकी उंगली तोड़ देगा। तो यानी कि एनआईए यहाँ पर ये सारी इस तरीके से पैटर्न में काम करता है ताकि देश के अंदर तो अंदर, देश के बाहर भी हम लोग प्रॉपर वे में एक सिक्योर माहौल बना सकें। अगर बात करें एनआईए को जो इंपावर करते हैं, टेरर जो अटैक इंक्लूडिंग जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, ठीक है, हाईजैक कर लिया एयरक्राफ्ट से, इसी के साथ में अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर कर दिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे कोरोना को भी एक तरीके से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोला गया था। ये सारी चीजें एनआईए को लगा यहाँ पर कि यार थोड़ी सी और पावर मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं देश के अंदर में जो कि यहाँ पर पुलिस जो है उसको नॉर्मल हैंडल नहीं कर पाएगी। हमको दो, हम बताएंगे उनके कि पापा पापा होते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों की तस्करी जो की जाती है, खासकर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा किया जाता है वो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर, हमारे देश में काफी ज्यादा है और बांग्लादेश के साथ में भी कनेक्ट रहता है। दूसरा काउंटरफिट, नकली करेंसी यानी कि हमारे देश की करेंसी का डुप्लीकेट बनाकर हमारे देश में लाकर रखना और लोगों के मन में एक भ्रम तैयार करना कि यहाँ पर नकली नोट रहते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो प्रॉपर अपना सो भी नहीं पाते हैं। उनको ये रहता है कि यार नकली नोट न मिल जाए, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में मैन्युफैक्चर और सेल करना प्रोहिबिटेड आर्म यानी कि ऐसे हथियार जिनको रोका गया है, तुम यार फिर भी ला ला कर उसको बेच रहे हो, तो तुम्हारी यहाँ पर बदतमीजी की पराकाष्ठा पूरी हो रखी है, तब यहाँ पर एनआईए आएगी। साइबर टेररिज्म की बात हो रही हो, आज की डेट में तो ऐसी खतरनाक चीज हो गई है कि तुम घर बैठे बैठे दूसरी कंट्री को पैरालाइज कर सकते हो, जरा सी देर में उसका सिस्टम बर्बाद कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल तरीके से यहाँ पर चल रही है। तो इसलिए समझ सकते हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कई बार देखने को मिले तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर भी एनआईए आएगी। तो एनआईए को प्रॉपर फंक्शनिंग दे रखी है और अब तक एक्सटेंड भी कर देगा। तो एनआईए वाले जो है बेचारे काम पर लगे रहते हैं और उनको जब भी कोई ऐसी खबर मिलती है तो बोलते हैं कि अपुन आ रहा है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, अपुन आ रहा है। तो यानी कि वहां पर पहुंच जाते हैं। अभी उदयपुर वाले केस में भी एनआईए ने जो है काफी एक तरीके से तुरंत जो है वहां पर चीजें निकालनी स्टार्ट कर दी और पाकिस्तान ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर बोला कि भाई साहब मुझे मत रखो इसमें। हमने बोला कि बेटा सबको तुम पनाह देते हो और तुम ऊपर से बोलते हो कि हम बेगुनाह हैं, तो ऐसे तो ना हो पाएगा, ऐसे ना चलेगी तुम्हारी बदतमीजी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है अगर ये भी इल्जाम मेरे ऊपर ही लग गया तो पता चला मेरा फंदा फिर से सिकंजा कस गया और मेरी इकोनॉमी वैसे ही कटोरे वाली आ रही है हाथ में, तो कंडीशन जो है वो खराब हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है और प्रॉपर काम भी किया जा रहा है। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एनआईए जो है अगर कोई काम करती है वो हमारे देश के सिटीजन पर है या कोई बाहर अगर कोई हरकतें कर रहा है उसके ऊपर भी इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, हमारे देश से बाहर जाकर कोई सिटीजन हरकतें कर रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि एनआईए जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है, तो इसके बारे में याद रखिएगा।
इसके बारे में, ठीक है। तो बात की जा रही है कि एक तरीके से अगर कोई यहाँ पर एक तरीके से इंडियन जो है और यहाँ पर अप्लाई होती है इंडियन सिटीजन पर आउटसाइड कंट्री, यानी कि बाहर देश के रहने के बाद में हमारे देश के लिए कुछ गलत एक माहौल क्रिएट कर रहा है, तो उस इंसान की भी गर्दन जो है वो धर दबोचने का पावर रखती है NIA। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। तो कल को चलकर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से चीज़ों को आप लोग कवर करनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर, उसको क्लियर किया जाएगा। इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो डाउट ना हो बिल्कुल भी। ओके, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक बड़ी ही प्यारी सी बात मैं पूछना चाहूँगा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले। कभी आप लोग जब अकेले में बैठे हो तो आप लोगों को बड़े ही नहीं कहते कि भद्दे से आइडिया आते हैं कई बार, जिसमें लगता है कि यार क्या दिमाग सोच रहा है, बिना सर पैर वाली बातें। जैसे कि मान लीजिए बैठे हुए हैं और आप लोगों ने देखा कि आप लोगों की छत पर कोई नहीं कहते मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है, उन्हें पीले वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, तो उन्होंने छत्ता बना लिया है, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में आया यार ये छत्ता है, क्यों ना इस छत्ते को लाऊं उतार के, ठीक है, और इसको बेसिकली मिक्सचर में ग्राइंड करूं, 2-3 उसमें मतलब सब्जियां डालूं, टमाटर वमाटर वगैरह, ठीक है, या फिर उसमें बनाना डालूं, उसका मतलब शेक बनाया जाए और पिया जाए। कैसा लगेगा सुन के? वोमिटिंग आ गई क्या? ऐसा ही ये न्यूज़ है यार यहाँ पे। मतलब मैं सोच रहा हूँ, मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मेरे माइंड में ये आया एकदम। मैंने कहा कौन था वो क्रिएटिव इंसान जिसको लगा कि चींटियाँ बहुत सारी घूम रही हैं यार यहाँ पर, इन चींटियों को पकड़ता हूँ और पकड़ के इनकी चटनी बना देता हूँ, और वो चटनी जो है उस चटनी को ये GI टैग का दर्जा देने की बात की जा रही है। तो ये कहाँ से आ रही है न्यूज़ निकल कर? ये आ रही है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारी कंट्री में उड़ीसा में देखने को मिलता है। और ये डिस्ट्रिक्ट अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि जो BJP की प्रेसिडेंट कैंडिडेट है और जो चांसेस हैं 99% की वही हमारी कंट्री की नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो बनेगी, वो यहीं से निकल कर आती हैं, ठीक है। उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखता हूँ किसी इसको याद है। तो यहाँ पर उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहाँ पर GI टैग का दर्जा लेने की बात की जा रही है। यहाँ पर जो आंट चटनी, ठीक है, तो यानी कि जो चींटियों से जो चटनी बनाई जाती है उसका GI टैग देने की बात की जा रही है। तो GI टैग क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। वैसे GI टैग को अगर हिंदी में बोले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसको हिंदी में भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। नाम से आप लोग समझ सकते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी कि भूगोल की स्थिति किस पर्टिकुलर एरिया में जो चीज़ें हैं उसको संकेत देने वाला कि भाई साहब ये प्रोडक्ट वहाँ से आता है। यानी कि आंट की चटनी ना, तो भाई साहब ये उड़ीसा से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर। आज तक कोई माइंड में ना ऐसा बड़ा ही वाहियात सा विचार आया कोई इस तरह का आंट की चटनी बनाना, ठीक है, या फिर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ अपने आप को, जानबूझ के बोल नहीं पा रहा हूँ, और ना आप भी ये कहेंगे सर क्या बोल दिया। मतलब कुछ भी इस तरीके से तो इंसानों का सूप बना लो बैठा के, कुत्ते मार के खा जाओ जैसे चाइना में हरकतें करते हैं। चलो फिर भी जो भी है, पर लेकिन ये चटनी बड़े काम की यार। जब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग समझोगे कि हाँ इस तरीके की चीज़ें जो है बेसिकली देखने को मिलती है। तो UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 3 इकोनॉमी या फिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोला ये गया कि लोग अक्सर जो है यहाँ पर इन चींटियों को, ठीक है, ये चींटियों को यूज़ करते हैं, और ये जो चींटियाँ हैं ये अगर इनका जो चटनी खाई जाती है, ठीक है, तो उससे जो है काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर एक अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये चींटी जो है वो बड़ी खतरनाक होती है, अगर ये काट लें तो वहाँ पर लाल लाल कर देंगे एकदम बिल्कुल, नहीं बंदर की टुई लाल लाल हो जाएगी एकदम, तो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और इस चटनी का नाम जरूर याद रखेगा, इसको कई चटनी बोला गया है, ठीक है, तो KAI कई चटनी। अभी इसके बारे में अब मैं आप लोग बेसिकली आज ये चैनल जो है खाने का चैनल है, फूड का चैनल है। अब मैं आप लोगों को वो चींटी की चटनी बनानी सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है अबाउट काई चटनी। तो काई जो चटनी है यहाँ पर ये एक तरीका मिक्सचर है जिसमें ग्राइंड किया जाता है, सोल्ट वगैरह, जिंजर, गार्लिक जो भी आप लोग डालते हैं, मिर्च विर्च, वो डालकर बनाई जाती है और यहाँ पर ये सर्व की जाती है। बेसिकली काफ़ी रिच है यहाँ पर ये प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रोटीन का डोज है इसी के अंदर में। चटनी की चींटी की चटनी खाओ और सारी चीज़ें इसे मिल जाएंगी। तो ये एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है और बहुत सारी बीमारियों को दूर रखती है, ठीक है। पर लेकिन इसको बनाना आसान काम नहीं है। क्यों?
क्योंकि पहले तो आप लोग को चींटियां पकड़नी है। सबसे ज़्यादा खतरनाक काम तो ये कि इन चींटियों को पकड़ पकड़ के लेके आना है। आप लोगों को बोले कि बेटा जा नीचे से धनिया के 4 पत्ते तोड़ ला, तो आप लोग तोड़ के ले आओगे 1 मिनट के अंदर में। पर बोले कि बेटा जा 4 चींटियां पकड़ के लेके तो कैसा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो चींटियों को पकड़ना है उनको, ठीक है। जो रेड आंट होती है उनको पकड़ना है, ठीक है। जो उनके छत्ते होते हैं, कई बार उनकी ब्रांच होती है, बेचारी कहीं जा रही है पार्टी वार्टी में, तो इकट्ठा करके पकड़ ले उनको, ठीक है। तो जैसे जहाँ से उनको पकड़ के लेकर आते हैं, ठीक है, तो फिर उनको पकड़कर उनको एक पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। पहले उनको बॉयल किया जाता है, ठीक है। बॉयल करने के बाद में फिर उसको पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। इवन मुझे एक बच्चा याद आ गया। एक मोहल्ले में बच्चा था, बड़ा ही बदतमीज बच्चा था। वो जिसको भी देखता था बड़ी गंदी गंदी गाली देता था, ठीक है। और वो क्या क्या करता था, कई बार मक्खियाँ खा जाया करता था और चींटियाँ खा जाया करता था। मैंने एक दिन पकड़ा, मैंने कहा पूछा क्या भाई कैसी लगती है तुमको ये? कह रहे मीठी मीठी लगती है। मैंने कहा अच्छा जी। तो ऐसे ही कुछ मुझे लग रहा है, मुझे एकदम याद आ गया जब मैंने पढ़ा। मैंने कहा तो यार वही इंसान है जो गांव में भी था, ये कैसी हरकतें करता था, ठीक है। अब तो खैर बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है वो, और अच्छी खासी रनिंग करता है, आर्मी में हो चुका है आज की डेट में वो, ठीक है। अब उसको वैसे मत सोचना। तो जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये एक तरीके से इसके अंदर मिलाकर काफ़ी कुछ यहाँ पर मिक्सचर किया जाता है, और मिक्सचर करने के बाद में काई चटनी बनती है। जो रिजल्ट आता है, पहले आंट को बॉयल किया जाता है बेचारियों को उनको, ठीक है, और फिर रिजल्ट ये निकल कर आता है और इसको खाया जाता है। जो फिंगर मिलेट्स होती है, जिनको मांडिया या फिर यहाँ पर इनको इसके नाम से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर काई चटनी इसका नाम रखा गया। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इसके साथ में खाई जाती है, जिसको रखा गया पखाला, ठीक है। तो पखाला यानी कि फिंगर मिलेट्स या फिर यहाँ पर मांडिया, तो इनके साथ में इसको सर्व किया जाता है। और ये माना जाता है कि जिसने एक बार खा ली भाई साहब वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, इतनी टेस्टी है ये चटनी। ये बातें यहाँ पर बोली गई, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि आंट की चटनी को जीआई टैग का दर्जा देने का पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। अच्छा ठीक बताना, कभी इतना अतरंगी आइडिया आया आप लोगों को यहाँ पर कि इस तरीके कोई हरकतें की जाए? मैं वैसे पूछ रहा हूँ मजाक मजाक में, क्योंकि कई सारे कलाकार होते हैं जिनको इस तरीके के आइडिया आते हैं। तो कोई होगा कलाकार जिनके यहाँ पर भी, जिसने यहाँ पर कि इस तरीके का कोई आइडिया किया जाए। तो यहाँ पर ये जो चींटियां हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं ओकोफिला स्मार्गडिना, ठीक है। तो ओकोफिला स्मार्गडिना इनका ये नाम है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पूरे साल पाई जाती हैं, तो आराम से चटनी खाओ पूरे साल, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं है। ये जो रेड जो वेवा आंट होती है यहाँ पर, ये यूनिक है। इनका जो घोंसला बनाने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। पत्ते पकड़ती हैं यहाँ पर, और वो पत्ते जो होते हैं पूरा मिलजुल कर यहाँ पर ये उसको अपनी सलाइवा से, लार्वा से जो है बेसिकली चिपका देती है। एक तरह का सिल्क क्रिएट यहाँ पर ये कर देती हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है, इनकी पूरी जो आर्मी है बाहुबली की सेना की तरह डिवाइडेड रहती है, ठीक है। कि ये आगे वाली चीजें देखेंगे, बराबर में देखेंगे, उन्हें त्रिशूल व्यू बनाते हैं वो उसको मारने के लिए पिंडारियों को, ठीक है। तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनकी भी एक कंडीशन रहती है। यहाँ पर ये क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी रहती हैं, जो यंग रहती हैं वो बाहर से काम करती हैं, और जो छोटी छोटी रहती हैं उनको जो है अंदर रहती हैं, वो आराम से अंदर देखभाल करती है, और ये ताकतवर जो लगती है वो बाहर देखभाल करती है। तो ये चटनी जो है ये स्पेशल चटनी है उड़ीसा की, और यहाँ पर ये बेसिकली आने वाले टाइम में जीआई टैग का दर्जा इसको देने की बात की जा रही है। तो आप लोग क्या लगता है, आप लोगों के एरिया में कोई ऐसी चीज है जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया जाए, तो आप लोग किसको रिकमेंड करोगे? अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, जीआई टैग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिससे कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और वैसे जीआई टैग के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। अभी रिसेंटली जब प्रीलिम्स हुआ था तो उससे पहले आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की गई थी, जिसमें जीआई टैग के बारे में सारे जीआई टैग मैंने कवर किए थे। तो जीआई टैग बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, तो वो वीडियो भी आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जीआई टैग से यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2015 में जीआई टैग से यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो जीआई टैग जिसको आप लोग भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, ये नॉर्मली यहाँ पर 10 साल के लिए दिया जाता है। पहले तो इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर कानून है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इसी के साथ में गुड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1999 का है, जिसके तहत आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। और ये जो WTO है यहाँ पर, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें जो है वो आगे लेकर चली जाती हैं। तो जीआई टैग का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है 10 सालों के लिए। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, बेसिक पर्पज क्या रहता है ये देने का, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये रिबोक है, ये रिबूक है, ये एडिडास है, ये एबिबास है, ठीक है।
तो रिबॉक ही मिले उस एरिया में, रिबूक न मिले, और एडिडास ही मिले, एबीबास ना मिले। तो यहाँ पर ये बेसिक पर्पज रहता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ही उस एरिया का मिले, ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट के नाम पर कुछ और मार्केट में बेचा जा रहा है। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर इसका ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ पर जीआई टैग से रिलेटेड। उसके बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन कई सारी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बोला है कि वो वाली वीडियो देखना, आप लोग काफी अच्छे से चीज जान पाओगे। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जिसमें कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग जानोगे जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बात की अभी भौगोलिक संकेतक के बारे में, तो ये भौगोलिक संकेतक दिया किसके द्वारा जाता है और यहाँ पर इसको कैसे आप लोग इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं वो है यहाँ पर ये स्लोगन और इसी के साथ में यहाँ पर ये लोगो। ये जो लोगो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने एक तरीके का कॉन्टेस्ट कराया गया था जिसमें जिसने भी अच्छा स्लोगन और लोगो दिया उसको फिर चुना गया। तो ये जो लोगो था यहाँ पर ये दिया गया अदिति चटर्जी के द्वारा। तो याद रखिएगा ये जो लोगो है ये जीता यहाँ पर अदिति चटर्जी के द्वारा प्राइज जीता गया और ये लोगो यहाँ पर सेलेक्ट किया गया हमारी कंट्री में जीआई टैग के लिए। पर लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लोगो है उतना ही इंपॉर्टेंट पैरेलल में आप लोगों को यहाँ पर स्लोगन देखने को मिलेगा। जैसे जीआई टैग और लोगो स्लोगन, तो यहाँ पर बात की जा रही है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, तो ये हिंदी में है। बाकी इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया ये इंग्लिश में है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को लोगो देखने को मिलेगा। और ये स्लोगन जो दिया गया है ये आकांक्षा त्रिपाठी के द्वारा दिया गया है। अदिति चटर्जी के द्वारा लोगो दिया गया और आकांक्षा त्रिपाठी के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली दिया गया क्या, ये है जो स्लोगन, ठीक है। दोनों आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली लड़की देखने को मिलेगी। तो लड़कियों की क्रिएटिविटी को एप्रिसिएशन आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पर जीआई टैग के बारे में, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली ट्राई कलर और जो लोगो है ये बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा ये अनवील किया गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए बात किसके बारे में की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि व्यापार के बारे में बात की जा रही है। और व्यापार कहाँ आता है, इन मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मिनिस्ट्री यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करते हैं कि जिस एरिया की जो चीज फेमस जिस चीज के लिए है उसी एरिया को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर मेहनत आप लोगों ने की है तो उसका क्रेडिट आप लोगों को मिलना चाहिए, ना कि कोई और उसका क्रेडिट उठाकर ले जाए। जैसे यहाँ पर कई सारे बच्चे मुझे मेल करते हैं, सर पॉलिटी की वीडियो जो है कई सारे चैनल पर बेसिकली यहाँ से डाउनलोड कर अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो कहते हैं सर उनको हटवा दो। तो कई बार ऐसे बच्चे बातें बोलते रहते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, चलने दो यार, किसी का थोड़ा सा पेट पूजा हो जाएगा, क्या बिगड़ रहा है उसमें, ठीक है। ये है कि वीडियो के साथ में छेड़खानी ना करे कोई, तो वो वाली चीजें। तो यानी कि मेहनत की है मैंने, पीपीटी बनाई सारी मैंने बनाई वो, और वो कोई और अपलोड कर रहा है, तो ये होता है बेसिकली किसी और के काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाना, कोई और कमाने लगे उससे। तो ये नहीं होना चाहिए, जो मेहनत कर रहा है उसी को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये जो लोगो है और ये जीआई टैग जो है, ये सॉरी लोगो है और जो यहाँ पर ये स्लोगन है इसीलिए दिया गया है ताकि जिसके ऊपर ये ठप्पा लग गया, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से फिर यहाँ पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन का ये बेसिकली माल है, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि ये लोगो लगा हुआ है स्टडी लवर वीर का, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा @स्टडी लवर वीर लिखा हुआ है। तो कहीं पर भी ये वीडियो कोई अपलोड करेगा तो पता चल जाएगा कि ये SLV फैमिली का वीडियो है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कहाँ पर ये जीआई टैग जो है किसका ये प्रोडक्ट है, इसके लिए यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये नेशनल लेवल पर नहीं, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर ये चीजें चलती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यही बेसिकली पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो जीआई टैग जो है ये बेसिकली यहाँ पर इसी चीज को सपोर्ट करता है और यही चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है कि एक बार फेमस हो गया तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली अच्छा दाम भी देगी। यानी कि अगर यहाँ पर पता चला कि ये दार्जिलिंग की टी है तो दार्जिलिंग की टी का प्राइस आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू किसी दूसरे की चाय का, ठीक है। आप लोग बताइए किसी एक पर्टिकुलर जीआई टैग के बारे में, अपने राज्य के जीआई टैग के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। यहाँ पर ये काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जो शिंदे साहब हैं यानी कि एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो जीत चुके हैं यहाँ पर और शिवसेना का ही पार्ट है, बोल रहे हैं कि हम शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं। तो 164 के द्वारा यहाँ पर फेवर में वोट किया गया, तो ये अब गवर्नमेंट यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर अच्छे से अब आने वाला जो भी टाइम पीरियड बचा है उसमें यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बड़ी बात यहाँ पर ये कि अपने आप को शिवसेना ही बता रहे हैं कि हम शिवसेना से अलग नहीं हुए, यानी कि पार्टी में कुछ टूटा नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह वो सारी चीजें अब साइड में हो जाएंगी। तो एक तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर चीजें आगे चल रही हैं। बाकी आगे चलते हैं, उधर ठाकरे साहब जो हैं वो कोर्ट में पहुंचे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 11 तारीख को हियर करेगा मैटर को, कि यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही थी, तो उसको कितना देखा जाता है तो वो आगे अभी आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा।
देखिए नॉर्मली जो है आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर है वो एक काफ़ी रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं, पर लेकिन कई बार कई सारी गलती भी कर बैठते हैं। जैसे फॉर्मर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनके द्वारा फेक वीडियो शेयर की गई राहुल गांधी जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर अभी इनके ऊपर जो है वो केस लग गया है, मतलब एक तरीके से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन फैलाना वो भी मिनिस्ट्री लेवल पर, तो ये थोड़ा सा यार अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग तरीका मुद्दा निकल कर आया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मिनिस्टर ऐसी वो चीज़ें कर रहे हैं, तो ये एक अलग ही पैटर्न में चीज़ें हो जाती है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा सा कम से कम आइडेंटिफाई कर लें ढंग से कि चीज़ें सही है गलत है, उसके बाद में शेयर करें। और जी न्यूज़ के द्वारा यहाँ पर वो वीडियो जो है वो बेसिकली शेयर की गई थी और वहाँ से फिर चीज़ें बढ़ी। ठीक है, तो न्यूज़ एजेंसी को तो पूरा फोकस देना चाहिए, क्योंकि कॉमन इंसान ही इतनी सारी फेक इन्फॉर्मेशन बना देता है, कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई ट्विटर पर। कम से कम गवर्नमेंट या फिर न्यूज़ एजेंसी को तो उनको कम करने का काम करना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। अभी ए राजा साहब जो है उनके द्वारा एक रिमार्क दिया गया, जिसके चलते ये बोला गया कि तमिलनाडु जो है वो देश से अलग हो जाएगा। तो ये एक हालांकि स्टेटमेंट थी, उसमें ये बोला गया कि तमिलनाडु को ऑटोनॉमी नहीं दी, तो यहाँ पर तभी ये बातें इनके द्वारा बोली गई। यानी कि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु जो है वहाँ पर जब भी कोई बात निकल कर आते हैं तो बातें नॉर्मली किसके बारे में की जाती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये बनता है कि आज की डेट में सबसे बड़ा जो इशू निकल कर आता है वो क्या होता है, वो होता है कि हम लोग किस तरीके से लैंग्वेज के बेस पर सबको इकट्ठा करके रख पा रहे हैं। पर लेकिन लैंग्वेज अगर यहाँ पर बर्डन बन जाता है तो वो एक अलग इशू होता है। पर लेकिन यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि पुराने टाइम में भी तमिलनाडु को बोलते थे कि इंडिपेंडेंट रखा जाएगा नॉर्थ इंडिया से, तो उसी की मुहिम चलाई जा रही है। तो क्या तमिलनाडु जो है वो अलग हो जाएगा? तो ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग इनको बैठकर कवर करो, इग्नोर कर सकते हो, बस हाँ अपना जो बेसिक सिलेबस है उसके ऊपर आप लोग फोकस देना। ठीक है, तो एक बच्चा बोला कि सर तमिलनाडु अलग हो जाएगा क्या देश से? कुछ नहीं होने वाला है, ये सब पॉलिटिकल एक तरीके से गेम होते हैं। प्राइम जो यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर जी का जो राज्य है गुजरात, तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है अभी एक तरीके से अपने पैर जमाना चाह रहे हैं। तो इसके चलते उनके द्वारा दिल्ली वाला हथकंडा वहाँ पर अपनाया जा रहा है। बोला है कि लोगों को फ्री पावर मिलनी चाहिए। अरे गुजरात के लोग हैं, उनको बिजनेस के बारे में बातें करो, उनको फ्री चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हो, तो क्या इनका ये हथकंडा वहाँ पर चल पाएगा? आप लोग ही क्या राय है, आप लोग बता सकते हैं। देखता हूँ कौन कौन बताता है इसके बारे में। मतलब क्या लगता है कि फ्री में चीज़ें, यार देखो एक तरीके से उनकी जो गवर्नमेंट का टैक्स, गवर्नमेंट का क्या बेसिकली टैक्स पेयर की मनी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग मनी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो आप लोगों का पैसा ये कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाता है। जिनको मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए, सबके लिए मतलब फ्री प्रोवाइड करा देना ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है, एक तरीके से रिसोर्सेज की बर्बादी बोल सकते हैं। जो ले सकते हैं कम से कम उनको तो इतना होना चाहिए ना कि वो खरीद लें उसको, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, बाकी एक बहुत ही दुखद घटना निकल कर आई, 13 लोगों की जान चली गई हिमाचल प्रदेश में बस एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट जब खराब होता है तब देखने को मिलता है। इसलिए बोलता हूँ कि बाहर मत जाया करो, खासकर उस टाइम पर जब इन्वायरमेंट सही ना हो। तो कोशिश किया करो कि घूमने फिरने की जो चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा एक तरीके से कटौती किया करो, खासकर हिमालयन रीजन में अगर आप लोग जाते हो। कभी लैंडस्लाइड और कभी कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें एक और जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये है दिल्ली से निकल कर आ रही है अभी। आज की डेट में देश में जो एमएलए हैं यानी कि जो हमारे विधायक हैं, तो एक तरीके से उनके बारे में बात की जाती है। तो जो विधायक साहब हैं, ये बोला गया कि दिल्ली में सबसे कम सैलरी विधायक को मिलती है। तो यहाँ पर सारे अगर आज की डेट में स्टेट के कंपेयर में बात कर ले तो 66% ये बढ़ाना चाह रहे हैं उसको। पर लेकिन आप लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर बाद में एक तरीके से एलजी साहब जो हैं उनका एक तरीके से वहाँ पर ठंडा अड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो निकल कर आ रही है सिद्धू मूसावाला जो है उनके मर्डर केस के बारे में बातें की जा रही है। तो यहाँ पर अभी और भी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, 2 को और पकड़ लिया गया है। तो एक अच्छा खासा गायक बीच में से चला गया, अब क्या हो रहा है, ये जेल में फिरेंगे। मतलब देखो गंदा काम करने का क्या सोल्यूशन होता है, क्या मतलब रिजल्ट आता है। तो आप लोगों के सामने हमेशा पॉजिटिव साइड से चीज़ों को आगे लेकर चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर फिर से वही बात की जा रही है कि वोंट इंटरफेयर इन रिलीजन, ये एक तरीके से बट डिवाइड करने की कोई भी बात करेगा तो हम लोग उसको रोकेंगे। तो वही सारे इशू चल रहे हैं कि स्टेट को डिवाइड किया जाएगा और वो सब बातें, तो बिना सर पैर वाली बातें। ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला केस जो है, जो कि यहाँ पर बात चल रही है काफ़ी लंबे समय से कि शिवलिंग मिला था वहाँ पर, तो उसको 12 जुलाई को सुना जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो अभी एडजन कर दिया गया है, तो देखते हैं क्या मैटर यहाँ पर निकल कर आता है। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि वो इंडिया की हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि अपने ही आप में हमारी कंट्री में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर न्यू इंडियन एनवॉय, देखिए कल को चलकर अगर आप लोग एक तरीके से फॉरेन ऑफिसर बन जाते हैं, आईएफएस जो है अगर आप लोग बन जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर
हमारी कंट्री की जो कई सारी पर्सनैलिटी हैं वो अलग अलग कंट्री में अपॉइंट किए गए हैं एज ए एम्बेसडर के तौर पर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर रुचिरा कंबोज, ठीक है। तो इनको हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूएन के लिए। इंडिया का हाई कमिश्नर भी इसी तरीके से यहाँ पर विक्रम है, उनको बनाया गया जो हाई कमिश्नर हो गए। तो आप लोग अगर आईएफएस बनते हैं ना, तो यार अपने आप में एक बड़ी गरिमा वाली बात होती है, पूरा देश आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बड़ी प्रतिष्ठित सर्विस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोल रहे हैं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन है देश के अंदर में, तो अच्छे लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। और डिजिटल इंडिया वीक जो है वो उनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसके चलते यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो अच्छी बात है। पर लेकिन जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन रहते हैं वहाँ पर फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं अगर कोई इशू निकल कर आता है। अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट वीक सुनवाई करेंगे कि ये सही है या फिर क्या है, इसके बारे में बातें की जाएगी। तो देखते हैं क्या बातें निकल कर आती है। तरुण मजूमदार जो है ये एक फिल्म मेकर थे जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ में आ जाता है कई बार मैच करने के लिए, तो हल्का सा याद रख सकते हैं। पुतिन साहब ने ऑर्डर दिया कि लड़ते रहो जब तक कि घुटने न टेक दे यूक्रेन। यूक्रेन में लगभग 750 रुपये का नुकसान, 750 रुपये का 750 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, यूक्रेन के लीडर बता रहे हैं। तो पता नहीं कैसे यहाँ पर नॉर्मल होगी, देखते हैं चीज़ें। बाकी 4 जुलाई जो यूएसए का जो है यहाँ पर एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट डे है, 4 जुलाई में यूएसए में क्या होता है आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो वहाँ पर अभी कुछ झड़प हुई और कई सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए और 6 की जान भी चली गई, तो दुखद घटना है। म्यांमार के अंदर में इशू देखने को मिल रहा है, तो म्यांमार में पहली बार यहाँ पर रीजनल मीटिंग हुई काफ़ी लंबे समय बाद, जब से यहाँ पर म्यांमार के द्वारा तख्ता पलट किया गया था, तब से आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेगी। पाकिस्तानी आर्मी में पहली बार एक अच्छी बात बोली गई, बोला गया कि पॉलिटिक्स से दूर रहो। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट आप लोग बोल सकते हैं, नॉर्मली पाकिस्तान की साइड से जो निकल कर आ रही है, वरना ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखने को मिलती है, वो हमेशा पॉलिटिक्स में घुसे रहते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ये इंडिया से कुछ सीख रहे हैं आप लोग, ऐसा बोल सकते हैं।